ऑल राइट। सो देखो आज के क्लास में हम लोग पीरियोडिक टेबल, जैसा मैंने बोला है कि आपको अगर केमिस्ट्री सीखनी है तो आपको उसके जितने एलिमेंट्स है वो आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे रहने चाहिए। उनका नाम क्या है, उनके एटॉमिक नंबर्स क्या है। मैं ट्राई करूंगा अगले एक दो सेशन में पूरे नाम भी आपको ध्यान में हो जाए और एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं वो भी ध्यान में हो जाए। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले क्लास में थोड़ा आपको एक ओवरव्यू दिया था, मैं एक बारी वापस रिपीट करता हूँ वो चीज कि बेटा आपको ध्यान है, कोई भी मैटर हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ये सभी किससे मिलके बने होते हैं? एटम से, है ना। अच्छा, एटम का डायमेंशन क्या होता है बेटा, इसका साइज क्या होता है? ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम, एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज हाउ मच गाइस? वेरी नाइस, 10 टू द पावर -10 मीटर, और अगर आप सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो तो 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। करेक्ट, ओके। लेकिन ये एटम खुद में किससे मिलके बना होता है? हाँ जी, तो एटम मिलके बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जहां पे बेटा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में। इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं? एनी स्पीशीज रिसाइडिंग इनसाइड द न्यूक्लियस इज टर्म्ड एज न्यूक्लियॉन। राइट, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर होते हैं, जो अब तक आप पढ़े हो, हालांकि ये गलत है, डिस्कस करेंगे, बाहर ही होते हैं, बट ऐसे नहीं होते जैसे मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। राइट, तो अभी आप ये समझ लो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। अच्छा, इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन किसी भी एलिमेंट का अगर मैं ऐसे एक्स लिख रहा हूँ, इट कैन बी हाइड्रोजन, इट कैन बी हीलियम, इट कैन बी सोडियम, तो यहाँ पे नीचे जो सिंबल नोट करते हैं वो Z होता है और ऊपर क्या होता है बेटा? A। जहाँ पे Z क्या है? हाँ जी, एटॉमिक नंबर। अच्छा, एटम के कौन से पार्टिकल के बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है? प्रोटॉन के बारे में। किसके बारे में? सो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये हमेशा ध्यान रखना कि एटम को प्रोटॉन के नंबर से या एटॉमिक नंबर से रिकॉग्नाइज करते हैं। करेक्ट। अच्छा, फिर बेटा ऊपर जो मैंने लिखा है A, ये क्या सिंबलाइज करता है? इसको बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं? अच्छा, मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्लियर है? तो अगर आपको भाई प्रोटॉन निकालना हो तो वो Z के बराबर है, विच इज एटॉमिक नंबर। आपको अगर न्यूट्रॉन निकालना हो, अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना हो तो क्या करोगे बेटा? अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना हो तो क्या करोगे? तो आप बोलोगे सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के A है और उसमें प्रोटॉन Z है, अगर मैं वो निकाल दूं तो मेरे पे क्या आ गया? न्यूट्रॉन आ। जहां तक सबको क्लियर है? ओके भाई, तो ये प्रोटॉन हो गया ये। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है? हाँ जी, जितना प्रोटॉन, अगर वो न्यूट्रल है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, एटॉमिक नंबर के ही बराबर। बट अगर उस पर कोई भी चार्ज है तो वो आप माइनस करोगे, माइनस चार्ज ऑन द एटॉमिक आयन। राइट, तो ये है तीनों का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अच्छा, और भी कई सारी चीजें जो हमें ध्यान रखनी है कि बेटा बताओ, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, यस और नो? अच्छा, चार्ज पार्टिकल में कैसा चार्ज है? ये पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज? तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, Q ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। करेक्ट। अच्छा बताओ, अगर ये पार्टिकल है तो इसका मास भी होगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच गाइस? देखो ये नोट करके आप लिख लोगे अपने नोटबुक में। राइट, आज से आपको नोट मेकिंग करनी है। करेक्ट, so mass of electron is equal to 9.1 into 10 to the power -31। ओके भाई, ये तो इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। प्रोटॉन के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं, प्रोटॉन के बारे में, तो प्रोटॉन इज ऑल्सो अ चार्ज पार्टिकल, ये तो नो? फर्क क्या है? हाँ जी, दो फर्क है। एक तो सर इसका मास डिफरेंट है, दूसरा चार्ज में पॉजिटिव होता है, वैल्यू यही है बस पॉजिटिव होता है। सो Q of proton, charge of proton, Q represents charge, okay? So that is 1.6 into 10 to the power, हाँ जी, mass of proton बेटा
1.67 इंटू 10⁻⁻⁻27 किलोग्राम, या फिर अगर ग्राम में देखना चाह रहे हो तो -24 ग्राम। गॉट इट? अच्छा, लास्ट कौन सा आता है? न्यूट्रॉन। बच्चों ये बताओ, न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है? तो न्यूट्रॉन, इट इज न्यूट्रल, इट इज न्यूट्रल पार्टिकल। बेटा अगर ये न्यूट्रल है तो चार्ज तो इसका गया पूरा ना, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन विल बी 0, लेकिन मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन, हाँ स्लाइटली, बट अगर हमें प्रैक्टिकल वैल्यूज लेना हो तो हम लगभग प्रोटॉन के बराबर ही ले लेंगे, सिमिलर टू द मास ऑफ प्रोटॉन। तो आप बोल सकते हो लगभग यही वैल्यू लिख लो सर, बाकी काम आएगा ये सब -27 kg, और ग्राम में लिखना चाहो तो वही -24 ग्राम हो जाए। यहां तक सबको आना चाहिए कैसे भी, ठीक है? अच्छा आप एक बात ध्यान से देखो, हमने जब बोला कि मास नंबर, मतलब ये नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? जब हमें मास निकालना हो एटम का। इसमें आप ध्यान से देखो तो मैंने किसको कंसिडर किया है? न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन को नहीं किया है। आप इनके वैल्यूज देखो तो मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज सिमिलर, एंड प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में अगर आप चेक करो तो मासेस का बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर ये आप रेशियो निकालोगे मास ऑफ प्रोटॉन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल कम नियरली 1800, नियरली, राइट? 1836 के आसपास आता है, बट रफली मैं ऐसे बता दे रहा हूं। मतलब एक सिंगल प्रोटॉन, अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, इतना कम है, बहुत कम है, अब वो उतना कम वैल्यू हमें फील नहीं होता है, तो हम रिलेटिव डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन 1 ग्राम के बराबर हो जाए, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम अपने हाथ पे लोगे पता भी नहीं चलेगा, तो प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा उसके रिलेटिव में? 1.8 kg, 1800 ग्राम हो जाएगा भाई। तब आप समझ पा रहे हो कितना डिफरेंस है? एक तो पूरा मतलब लगभग 2 किलो का हो गया, और एक ग्राम का, इतना बड़ा रिलेटिव गैप है। इसलिए हम बोलते हैं भाई एटम का मास निकालना है ना, इलेक्ट्रॉन जैसे चीजों का कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसे केस में जब हम एटम का मास निकालते हैं तो उसमें हम सिर्फ प्रोटॉन और इन दोनों का ध्यान रखते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का ही ध्यान रखते हैं, इलेक्ट्रॉन का ध्यान नहीं रखते। इसलिए यहां मास नंबर में सिर्फ हम क्या ध्यान देते हैं? N एंड P। क्या इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से मास बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आप बोलोगे बिल्कुल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? नेग्लिजिबल बढ़ेगा भाई। वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप बोल दो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, इतना बढ़ जाएगा, ऐड कर लो। यूजलेस है ये, बट फिर भी अगर कोई एकदम इसी पे आ जाए कि नहीं बताओ भाई, अगर पार्टिकल है तो मास तो है ही, अगर आप ऐड करोगे चाहे वो थोड़ा ही सही, बट इंक्रीज तो करेगा ना। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इनको इग्नोर करते हैं। जब थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि क्या मास होता है या नहीं होता है, तो बिल्कुल बोलना है कि मास होता है। नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से कोई, भाई वो वही वाली बात हो गई, तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए किसी ने दे दिया और उसमें से एक बंदा आया और 1 रुपए तुमसे चुरा ले जाए, तो क्या तुम अब गरीब हो गए? क्या आप करोड़पति नहीं हो? तो अभी भी हो। क्या फर्क पड़ता है 2-4 रुपए करोड़ के सामने यार? वही वाली बात यहाँ पे है कि 1800 ग्राम के आसपास 1-2 ग्राम का कोई वैल्यू ही नहीं। तो आप कहोगे सर ऐसे तो फिर कोई तो रूल होगा ना, कब के बाद कोई वैल्यू नहीं होती? तो बोलते हैं कभी भी ना एक बड़े वैल्यू में 2-4% कम या ज्यादा कर दो तो फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बाउंड्रीज अगर आप बात करना चाहते हो तो 5% की बाउंड्रीज अलाउड है नेग्लेक्ट करने के लिए, 5%, ठीक है? हायर साइड में एकदम चले जाओगे तो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे 10% है, वैसे 5% इज अलाउड रेंज। तो अगर मान लो हमारे पास 100 ग्राम का कोई सैंपल हो, उसमें हम 5 ग्राम ऐड कर दे तो इसके मास को भी हम लगभग 100 ही बोलेंगे। समझ गए ना? कैलकुलेशन इजी रखने के लिए बस यही बात है। अंडरस्टूड? तो इन सब के बारे में हमने देख लिया कि भाई एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एक कॉम्बिनेशन है, इनके मासेस देख लिए, इनके चार्जेस देख लिए, और हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं एक एटम को, जैसा मैंने बोला आपको एटॉमिक नंबर से करना है, राइट? तो आज का टारगेट हमारा क्लास का ये है कि हम जितने डिफरेंट ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, राइट, उनको हम देखने की कोशिश करें और याद करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर पहले ये ध्यान रहेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये बिल्कुल हम
नहीं, क्योंकि आप सोचो ना, देखो उसका क्वेश्चन क्या है कि जब आप हैवियर मेंबर की तरफ जाते हो, जैसे जेनॉन, रेडॉन, ये सब हो गए ना, तो ऐसे केस में तो सर इलेक्ट्रॉन एक दो तो नहीं होगा, वो भी हंड्रेड्स में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बेटा आप ये भी तो ध्यान रखो, प्रोटॉन भी उसी हिसाब से हंड्रेड्स में भी तो होगा। फिर वही बात आ जाएगी आपके पास कि 100 प्रोटॉन प्लस 100 इलेक्ट्रॉन के मासेस का सम विल बी नियरली इक्वल टू मास ऑफ 100 प्रोटॉन्स। अगर न्यूट्रॉन है तो वो भी ऐड करेंगे, ऑफ कोर्स न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ प्रोटॉन लिखने के बजाय मैं न्यूक्लियॉन्स लिख दूं, तो 100 न्यूक्लियॉन्स के सामने इलेक्ट्रॉन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर हाँ पता चला प्रोटॉन एक ही है, इलेक्ट्रॉन हम भरे जा रहे हैं, 2-4 हजार इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी ही खत्म हो जाती है एटम की। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आप ऐड नहीं कर सकते हो ना, उसके प्रैक्टिकल लिमिटेशंस है। करेक्ट? तो चलेंगे धीरे धीरे, हम लोग जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब देखेंगे। आज का तो अभी हमारा सेशन किस पे है कि हम एटम पूरा याद कर जाएं। करेक्ट? सारे एलिमेंट्स को उसके हिसाब से याद कर जाएं। बता दूं, ये नोट कर लिया सबने? चलो ग्रेट। साथ के साथ ही आज ही याद करना है आपको, ठीक है? जितना मुझे याद है उतना आपको आज याद होकर जाना चाहिए। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला मैं लिखना स्टार्ट करूंगा ग्रुप 1 के बारे में। ग्रुप 1, अच्छा ये ग्रुप किसको बोलते हैं? तो जो वर्टिकल कॉलम्स हैं पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इनको क्या बोलते हैं हम? ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स होते हैं बेटा? हाँ जी, 18 ग्रुप्स होते हैं टोटल। तो हमको सबको याद कर ना। और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको क्या बोलते हैं हम? पीरियड। कितने होते हैं वो? 7। बस इतना ही है। टोटल एलिमेंट्स अभी तक जितने डिस्कवर्ड हुए हैं कितने हैं? 118। बहुत कोशिश हो रही है कि 119 एंड 120 तक अप्रोच करने की कोशिश करें, बट अभी सक्सेसफुल नहीं हुए। अब आप कहोगे सर ये कैसे कोशिश कर रहे हैं, ये कैसे ट्राई कर रहे हैं 120 तक, 119 तक, इतना कैसे एफर्ट लगा रहे हैं? कोई तरीका है क्या? मुझे भी समझाओ, है ना? बिल्कुल। आप अगर किसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन इन्फ्यूज कर दो थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शंस, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है न्यूट्रॉन प्रोटॉन को इधर उधर करने के लिए, राइट? तो अगर किसी तरीके से आप प्रोटॉन इसमें इन्फ्यूज कर दो जिसका एटॉमिक नंबर 118 है, अगर आप ये कर पाए और इसको थोड़े भी टाइम के लिए स्टेबल कर पाए तो आप इसकी प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हो। तो अभी तक तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा। आप खुद सोचो बेटा, इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन 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 दोनों ही पॉजिटिव है ना? बोलो यार, एक से ज्यादा प्रोटॉन अगर आप लेके आते हो तो क्या आपको नहीं लगता है किसी भी दो पॉजिटिव पार्टिकल या प्लस माइनस माइनस के बीच में हमेशा रिपल्सिव फोर्स ही लगेगा? कौन सा फोर्स लगेगा भाई इनके बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। करेक्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? कितना फोर्स लगता है अगर इनके चार्जेस Q1 Q2 हमें मालूम हो और इनके बीच का R, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन। फोर्सेस के बारे में अगली क्लास में भी आपको थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा। तो बेटा ये Q1 Q2 और K की वैल्यू बहुत हाई होती है, 10 के पावर 9 के आसपास। अब आप सोचो Q1 Q2 अपॉन R जब आप कम करते जाओगे, रेडियस कम करते जाओगे, तो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग? तो आप सोचो कि इलेक्ट्रॉन तो फिर भी दूर रहता है, न्यूक्लियस यहां है तो इलेक्ट्रॉन काफी दूर है, लेकिन यहां प्रोटॉन प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर ही रह रहे हैं, न्यूट्रॉन भी अंदर है, प्रोटॉन भी है। तो क्या एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल नहीं करेगा? करता है, बट फिर भी ये अंदर कैसे रहते हैं? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स भी लग रहा है जो कि इनका भी पप्पा है, इससे भी ज्यादा पावरफुल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से भी ज्यादा पावरफुल है, वो इनको होल्ड करके रखता है। और शायद यही रीजन है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज आप बढ़ाते जाओगे, न्यूक्लियस बढ़ता जाएगा, खूब सारे प्रोटॉन आते जाते हैं, वैसे वैसे न्यूक्लियस अनस्टेबल होता जाता है। तभी तो रेडियो एक्टिविटी आती है, तभी तो इसमें से न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, जिसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, हीलियम 2+, यही होता है ना? डबल प्रोटॉन डबल न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन ही तो हीलियम आयन है।
हीलियम 2+ या अल्फा पार्टिकल, ये अपने आप निकलने लगता है। रेडियो एक्टिविटी इसी को बोलते हैं हम लोग। तो ये अनस्टेबल बनाता है। खूब सारे प्रोटॉन अगर भरते जाओगे तो न्यूक्लियर फोर्स उतना स्ट्रांग नहीं रह जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और बहुत स्ट्रांगली छोटे डायमेंशन तक के लिए तो ठीक है, जैसे जैसे बड़ा करोगे वैसे वैसे वो कमजोर हो जाएगा, लेकिन रिपल्शन तो लग ही रहा है, तो इसलिए वो फ्रैगमेंट में ब्रेक कर जाते हैं। समझ में आया? यही रीजन है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप ट्राई करो इस प्रोटॉन को इसके अंदर इंफ्यूज करने का, तो यार अभी तक तो कोई सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं हो पाया। रसिया में इसका एक सेंटर भी है जहां पे इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, राइट? हाँ, आपने बोला कि रेडियोएक्टिविटी को अल्फा पार्टिकल्स रेडिएट आउट, तो एटम कैन क्रिएट एनी एलिमेंट। हाँ होता है ना, होता है। रेडियो एक्टिविटी से नहीं, ये तो अल्फा पार्टिकल अपने आप में एक बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का, जो अपने आप ही होता है। बाकी इसके अलावा याद करो, न्यूक्लियर रिएक्शन से हम कोई भी पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। कभी ये बचपन में सुना होगा तुम लोगों ने कि यूरेनियम पे अगर एक न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करें तो ये कई सारे फ्रेगमेंट्स में टूटता है। पढ़ा होगा ना? नहीं पढ़ा है? अच्छा चलो, मे भी हो सकता है सिलेबस से निकाल दिया गया हो। ऐसा होता है, न्यूट्रॉन अगर आप इसके न्यूक्लियस पे बम्बार्ड करो तो ये ब्रेक हो जाता है और इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, कंट्रोल नहीं हो पाता है, इतनी एनर्जी निकलती है। न्यूक्लियर रिएक्टर सबसे डेंजरस जगह होते हैं, राइट? तो इनसे बहुत ज्यादा, आप देखो जितने बड़े बड़े बॉम्ब बन रहे हैं सो कॉल्ड, राइट, हम इसको उड़ा देंगे, वो कंट्री उड़ा देंगे, भी चल रहा है ना ये सब। तो लोग किस बात से डरे हुए हैं कि भाई ठीक है यार उड़ा दो, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब यूज मत करना। हाथ जोड़ के बस सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि न्यूक्लियर डिवाइसेस या न्यूक्लियर बॉम्ब ये कभी मत यूज करो। बाकी लड़ो जितना मर्जी करे, एक दूसरे को मारो काटो, क्योंकि आपने एक बार ही न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दिया तो पूरे प्लेनेट पे जितने स्पीशीज हैं सब इन डेंजर में हो जाते हैं। एक बार तो हम लोगों ने देख ही लिया, ये चीज दोबारा नहीं देखना चाहते लाइफ में ना। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाओगे तो वर्ल्ड वॉर 2 में ये एक बार कांड हो चुका है, तो वो ना हो इसलिए सबने मिलकर के साइन किया है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज करेंगे, पर फिर भी बनाए जा रहे हैं पावर दिखाने के लिए ना। क्या कर सकते हो भाई, किसी दिन किसी का दिमाग फिर गया, चला दिया, हो जाएगा। हाँ बेटा बोलो। न्यूक्लियर फोर्स इज ऑपरेटेड बिटवीन एनी पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस। तो बेटा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगता है। लेकिन जो रिपल्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, क्योंकि ये चार्ज है, ये चार्ज नहीं है। एक भी 0 हो गया तो ये फोर्स तो 0 हो जाएगा ना। Q1 Q2 में से एक भी 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर इज 0 ना। बोलो भाई। तो इसलिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स ही है, इनके बीच में भी न्यूक्लियर, तीनों के बीच में है, लेकिन रिपल्शन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में होता है। समझ आया? तो चलो ठीक है भाई, देखो अब तुम लोग इसके अंदर घुसते जाओगे, मेरे पास ये मेरा बहुत फेवरेट जगह है, तो मैं भी तुमको बहुत सारी चीजें बताते जाएंगे, तो हमारा जो आज का टारगेट है वही नहीं खत्म हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़े अब एटम के बारे में सब उनको। हाँ बोलो क्या? आपने बोला 118 से 19 बनाने के लिए प्रोटॉन के बीच में डालना है, बट अगर हम कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट को स्टडी करें तो देखो ट्राई तो किया जा रहा है ना, अभी तक तो नहीं मिला है। मैं इसलिए ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इसलिए मैं बड़ा प्रोटेक्टिव होकर के ये बोल रहा हूँ कि अभी तक 118 एलिमेंट्स नोन है। मैं चाहता तो मैं भी बोल देता भाई यही है, मेरा स्टेटमेंट ही मान के चलो कि इतने ही है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने क्या बोला आपको कि भाई ट्राई किया जा रहा है, अभी तक ऐसे कोई न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स नहीं मिले हैं। ट्राई तो कर ही रहे हैं ना लोग भाई, मार्स पे जा रहे हैं, कहां कहां तो चीजें भेज दे रहे हैं, और आजकल एलिमेंट को स्टडी करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहले की तरह ये नहीं है कि वो मिल जाए उनका केमिकल टेस्ट करो, आजकल तो उनसे आने वाले लाइट के सोर्स से भी पता कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं कि एलिमेंट्स की फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं। अब देखो ये सब चीजें हैं, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं ये तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा ना। 10-12 लेक्चर रुक जाओ, जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा दूंगा, लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ा दूंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, तो अभी हम और ज्यादा डिटेल में नहीं चलते हैं, स्टॉप हियर एंड अब हम लोग ग्रुप के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलो बेटा, फर्स्ट ग्रुप 1 देखते हैं। हाँ जी, ग्रुप 1 में हाइड्रोजन है, दूसरा बताओ
लिथियम है, तीसरा बताओ बेटा, सोडियम है, चौथा पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवेंथ पीरियड, हमें सबके बारे में मालूम, राइट। ये फर्स्ट पीरियड है और ये सेवेंथ पीरियड, साथ के साथ याद करते चलना तुम लोग, ठीक है। आ जाओ, ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्रुप। अच्छा, फर्स्ट ग्रुप में कुछ और खास बात सर? हाँ जी बिल्कुल है। ये हाइड्रोजन को अलग तरीके से हम देखते हैं, इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है, बाकियों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है। इसलिए हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी मेंबर का नाम क्या है? अल्कली मेटल। हाइड्रोजन बिल्कुल ही एक अलग कैटेगरी है, इसको नॉन मेटल्स में रखते हैं, बिल्कुल एक अलग कैटेगरी है। क्यों भाई? क्योंकि हाइड्रोजन H2 गैस के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, लिथियम तो भाई सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये गैस है और ये कौन से रिएक्टिव सीरीज में? मेटल्स में बिल्कुल नहीं होता है बेटा, मैंने बताया भी था, ठीक है। आज आप फर्स्ट क्लास में आए हो, मैंने बताया था कि हाइड्रोजन बीच में रखा जाता है, एक अलग ही चैप्टर बना दिया गया हाइड्रोजन के लिए। हाँ, ये ग्रुपिंग, अब ये आपको क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर फिर ग्रुप 1 में क्यों रखते हैं? इसलिए क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय इनके वैलेंस शेल में, आखिरी वाले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मिलता है जो बाकियों से मिलता जुलता है, इसलिए इनकी ग्रुपिंग यहां की जाती है। बट केमिकल प्रॉपर्टीज जब भी पढ़ते हैं तो इनको एक अलग चैप्टर में ही पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो ये हो गए हमारे अल्कली मेटल्स। नाम अल्कली क्यों है? क्योंकि इनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं, इनके जो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक है, इसलिए। जैसे Na2O, सोडियम ऑक्साइड इज अ बेसिक ऑक्साइड, अगर आप उसको वाटर में डालोगे तो क्या निकल के आएगा? NaOH, सोडियम। तो मैं इसको बोल भी दे रहा हूं, आपको साथ एग्जांपल भी लिखते चल रहा हूं ताकि आप समझ पाओ। ये नोट करें, ये नोट करते चलो। द ऑक्साइड ऑफ, एक एक ग्रुप करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसकी थोड़ी जनरल केमिस्ट्री पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, पूरा तो प्रॉपर ब्लॉक में ही पढ़ेंगे, बट थोड़ा बहुत आइडिया लेके चलेंगे, ठीक है। लिखो, द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली मेटल्स are, the oxides and hydroxides of alkali metals are basic in nature. करेक्ट? हाँ जी। तो ऑक्साइड क्या है? तो हमारे पास है Na2O, Li2O, लिथियम ऑक्साइड, Na2O, सोडियम ऑक्साइड, K2O, पोटेशियम ऑक्साइड, राइट, Rb2O, रुबीडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड। और बेटा ये लास्ट वाला ना रेडियो एक्टिव है, तो इनके केमिकल्स को कम ही स्टडी किया जाता है, ठीक है ना, डेंजरस है ना, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है इसकी भी, ये भी बेसिक ही होता है, बट हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, बस इतने ही लिख रहे हैं, ठीक है। ये सब इनके ऑक्साइड्स हो गए, ये नॉर्मल ऑक्साइड, ऑफ कोर्स दे आर, राइट। अब क्या है कि भाई ये तो हो गए ऑक्साइड्स, अब इन ऑक्साइड्स को मैं एक पकड़ के बता रहा हूं, जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, इसको अगर आप पानी के अंदर डाल दो, उठा के आप वाटर में डाल दो, ये सोडियम ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा बेटा? दे आर ऑल सॉलिड्स, राइट, ये सब सॉलिड है, इनमें कोई भी गैस नहीं है बच्चों ना, सारे ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में हैं। इनमें से कोई एक क्रिस्टल उठा करके, मान लो सोडियम ऑक्साइड का ऐसे टुकड़ा ले लिया और आपने वाटर में डाल दिया, खूब सारा पानी है, फ्री का है, जितना मर्जी ले लो, है ना। आप H2O2 थोड़ी ना निकल के आता है कहीं से, टैप वाटर से तो H2O ही निकल के आता है, फ्री का है हमारे पास, सबसे अच्छा सॉल्वेंट है आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए, सबसे अच्छा, सस्ता का सस्ता भी है और इसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छी होती है। तो जब हम इसको इसके अंदर डालेंगे
तो ये क्या बन जाता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है NaOH। और मैं बगल में एक्वस लिख रहा हूं क्योंकि वो आपको दिखाई भी नहीं देगा। ये कैप्सूल तो दिख रहा होगा, ये जो आप ले रहे हो ये सॉलिड आपको दिखेगा व्हाइट कलर का। जैसे इसके अंदर डाल करके आपने स्टर कर दिया, इसको अच्छे से घोल दिया अच्छे से, उसके बाद दिखेगा भी नहीं। जैसे बिल्कुल वैसे ये सॉल्ट एक स्पून लेकर के आप वाटर में डाल करके थोड़ा देर ऐसे घुमा दो, दिखता है क्या कहाँ रह गया, तो वैसे ये भी गायब हो जाएगा, मतलब डिसॉल्व हो गया, राइट। तो कोई भी चीज जो डिसॉल्व हो जाती है वहां पे हम एक्वस सिंबल डालते हैं, एक्वस, अंडरस्टूड, ओके। सो Na2O प्लस H2O विल फॉर्म NaOH। ये क्या है, नाम क्या है भाई इसका, सोडियम, हाँ जी, हाइड्रोक्साइड। अच्छा ये बेसिक क्यों है, क्योंकि ये OH माइनस प्रोवाइड करता है। ये क्यों बेसिक है, क्योंकि ये OH माइनस प्रोवाइड करता है, Na प्लस NOH माइनस, यही OH माइनस के वजह से ही हम बोलते हैं कि ये बेसिक। समझ पड़ रहा है सबको। सो ऑल दीज ऑक्साइड्स ऑफ आर बेसिक इन नेचर। तो देखो एक ग्रुप में हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, हम 1 2 3 4 क्यों नहीं करके याद कर रहे हैं, हम ऐसे क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है, सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज है उनके, केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टी में भी सिमिलैरिटी होती है, बिल्कुल होती है। सारे के सारे मेटल उनके सरफेसेस देखोगे तो शाइन करता है, और कौन सा कलर होता है, सिल्वरी व्हाइट, समझ गए ना। तो देयर इज अ लस्टर, अंडरस्टूड। सो सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं सभी के सभी। और मैंने क्या खास बताया, और क्या खास बात बताया मैंने आपको, है ना, इनमें से बहुत सॉफ्ट होते हैं ये मेटल्स। लिथियम रिलेटिवली हार्ड होता है, लिथियम छोड़ दो तो बाकी सब इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको नाइफ लेके आप बिल्कुल केक की तरह कट कर सकते हो, दे वेरी सॉफ्ट। लिखो, अल्कली मेटल्स आर वेरी, अल्कली मेटल्स आर वेरी वेरी सॉफ्ट मेटल्स। क्योंकि मेटल मतलब अंदर फीलिंग ही आता है, मेटल मतलब आयरन जैसा कोई चीज, सर पे मार दो तो सर फट जाए, बट ये सब बिल्कुल केक जैसे हैं, ये बिल्कुल ही एक्सेप्शनल कैटेगरी है, राइट। तो आप लिखो, अल्कली मेटल्स आर एक्सट्रीमली सॉफ्ट या वेरी वेरी सॉफ्ट, राइट। वी कैन कट देम, वी कैन चॉप देम यूजिंग नाइफ, जस्ट लाइक अ केक। गॉट इट। बच्चों आपको बताऊं, इनमें से कुछ मेटल ऐसे हैं ना जो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं। इनमें से कुछ मेटल ऐसे हैं जो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं, मतलब उनकी डेंसिटी वाटर की भी डेंसिटी से कम होता है। कभी आपने देखा हो तो सोडियम का एक्सपेरिमेंट जनरली दिखाया जाता है कि सोडियम को एक छोटे से टुकड़े को यूज किया जाता है, वैक्स कोटेड सैंपल को, और उसको वाटर में ऐसे डिप कर दिया जाता है, तो वो सरफेस पे ही रिएक्शन करता रहता है और सरफेस पे ही रहता है, इधर से उधर भागता रहेगा, बट वो सरफेस पे ही रह जाता है, नीचे डिप नहीं होता है। क्योंकि इनमें कई सारे हैं जिनकी डेंसिटी वाटर से भी कम होती है। तो भाई वाटर की डेंसिटी क्या होती है, हाँ जी, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है बेटा, ये वाटर की सारी प्रॉपर्टी हमें +2 तक पढ़ लेनी है, 1 ग्राम पर ml, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 ग्राम पर cc। किलोग्राम में बोलना चाहो तो सर 1 किलोग्राम आएगा पर लीटर, मतलब 1 लीटर वाटर ले लो तो वो 1 kg के बराबर है, ये इसका मतलब है, ठीक है। फाइन, तो ये हो गया। अच्छा क्या सर जैसे ये ऑक्साइड बनाते हैं, क्या ये हाइड्राइड भी बनाते हैं, क्या आपस में ये हाइड्रोजन से रिएक्ट कर सकते हैं क्या, तो आंसर है बिल्कुल रिएक्ट कर सकते हैं। और ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करके बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कंपाउंड बनाएंगे, ये सोडियम सॉलिड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके
ये आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं बेटा, आयोनिक हाइड्राइड। आयनिक कंपाउंड जानते हो? आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है? दुनिया में 3 तरह के बॉन्डिंग के हिसाब से क्लासिफिकेशन है, कोवलेंट कंपाउंड, आयोनिक एंड मेटालिक। कोवलेंट, आयनिक एंड मेटालिक। कोवलेंट में कैसे बनता है बेटा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये कैसे बनता है? ट्रांसफर, ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे तो ये बताओ, अगर ये सोडियम है और ये हाइड्रोजन है, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन निकाल के दे दोगे तो ये तो बेचारा प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये दिस इज लाइक दैट ओनली। ये सॉलिड है, नाम क्या होगा इसका? तो भाई H, अब H माइनस हो गया है तो H माइनस में इसको हाइड्राइड बोलते हैं। जैसे O-2 को क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। वैसे H माइनस को क्या बोलेंगे? हाइड्राइड। Cl माइनस हो गया तो क्या बोलेंगे? क्लोराइड। तो ठीक उसी तरीके से बेटा ये इसका नाम है सोडियम हाइड्राइड, आयोनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कौन से आयन्स हैं? तो Na+ एंड H-, सोडियम आयन एंड। तो सॉलिड क्यों है? तो बच्चों कोई भी आयनिक कंपाउंड दुनिया में सॉलिड ही होता है। क्यों सॉलिड होता है? क्योंकि कोई भी प्लस अगर आप लेके आते हो तो बहुत सारे नेगेटिव को अपने चारों तरफ अट्रैक्ट करता है और एक सॉलिड लैटिस का, जाइंट लैटिस का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम सॉलिड बोलते हैं। ये देखो ऐसे जुड़े रहते हैं। बस मैं आपको 2 डायमेंशनल पिक्चर ही दिखा रहा हूं, अभी 3 डायमेंशनल दिखा नहीं रहा हूं। मैं आज क्लास एंड होने के टाइम पे मैं कुछ आपको ना इसके 3 डायमेंशनल पिक्चर्स भी दिखाता हूं, ठीक है? तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। तो देखो सारे प्लस, एक प्लस के चारों तरफ नेगेटिव नेगेटिव आयंस और एक नेगेटिव के चारों तरफ प्लस 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 आयंस। ऐसे ही करके क्लस्टर बनता जाता है, इंडिपेंडेंट होते ही नहीं है। तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, इसलिए सोडियम हाइड्राइड आयनिक कंपाउंड है तो ये सॉलिड ही होगा। समझ गए? सोडियम हाइड्राइड इज एन आयनिक कंपाउंड, इस फॉर्म में रहेगा। फॉर्म हाइड्राइड, यस, दे ऑल रिएक्ट। मैं सोडियम को इसलिए बार बार लिख रहा हूं क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम बहुत कॉमन है अल्कली मेटल, ठीक है? रिलेटिवली ज्यादा अबंडेंट है, इजिली, मतलब बहुत टफ है सबको बनाना, बट ये रिलेटिवली थोड़ा आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है? तो लिखो आप, देखो ऑल द अल्कली मेटल्स react with hydrogen directly. All alkali metal react with hydrogen directly and form ionic hydride. And form what? Ionic hydride. आप ये रिएक्शन लिख लो और सोडियम हाइड्राइड को आप ऐसे दिखा दो रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में। लिखो, ये बहुत जरूरी है ध्यान रखने के लिए ना, तब आप कोरिलेट कर पाओगे ये सॉलिड क्यों है, ठीक है? दिस इज आयनिक हाइड्राइड। ठीक है बेटा, नोट कर लिया सबने? चलिए, और क्या कोई प्रॉपर्टी है अल्कली मेटल की? हाँ जी है, बिल्कुल है। अल्कली मेटल जैसे हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ये बना रहे हैं, वैसे ही हेलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? हैलाइड, है ना? तो इसलिए हाइड्रोजन को मैंने बताया था केमिकल सिमिलैरिटी हाइड्रोजन हेलोजन वाले ग्रुप से करता है। हेलोजन कौन सा ग्रुप है भाई? तो फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले ग्रुप को हम हेलोजेंस बोलते हैं, हेलोजेंस, हेलोजेंस, राइट?
तो जैसे हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ये बन रहा है, वैसे ही हेलोजन से रिएक्ट करके ये हैलाइड्स बनाएंगे। तो जैसे अगर मैं बोल दूं कि सोडियम है और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दो तो क्या बनेगा? तो भाई रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमें कुछ यहाँ चेंज करना पड़ेगा, 2 डालना पड़ेगा, 2NaCl बनता ये भी यही है बेटा, ये ना प्लस माइनस, आप बिल्कुल यही चीज रिपीट कर सकते हो। यहाँ एक जगह सोडियम है और दूसरे जगह क्लोराइड आयन है, यहाँ Na प्लस है एंड Cl माइनस है। ये जो बड़े वाले दिखा रहा हूँ नेगेटिव आयन जनरली लार्ज होते हैं, पॉजिटिव छोटे होते हैं, ठीक है। तो NaCl ऐसे क्लस्टर बन जाएगा, डॉट 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 चारों तरफ, बिल्कुल आप यही चीज रिपीट कर सकते हो, राइट। दे आर ऑल्सो आयनिक, तो लिखो ये बात, अल्कली मेटल directly react with halogens. Alkali metals directly react with halogens and form ionic halides. Ionic halides. Ionic halides. Form ionic halides. मिटा दूं ये सब? अंडरस्टूड। अब एग्जाम्पल में आप पूरा एकदम लाइन से लिख सकते हो, इससे हमें एक आइडिया रहेगा कि कैसे सिमिलैरिटी है। जैसे लिथियम सॉलिड है, फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके LiF बनाएगा, यहाँ डबल कर देना स्टोइकियोमेट्री बैलेंस करने के लिए, सॉलिड कर दो। फ्लोरीन गैस होता है बेटा, ऐसे ही सोडियम डाल दो तो वो भी फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम फ्लोराइड बनाएगा। बिल्कुल, पोटेशियम के साथ भी ऐसे ही रिएक्ट करके पोटेशियम फ्लोराइड बनेगा, डायरेक्ट रिएक्शन होता है। सॉरी KF होगा यहाँ, एंड सो ऑन एंड डॉट डॉट डॉट, समझ रहे हो। पोटेशियम के जैसा सीजियम एंड रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम ऐसे ही रिएक्ट करें। हाँ, रिएक्शन रेडियोएक्टिव भी करता है, उसको हैंडल करना डिफिकल्ट है ना, डेंजरस है वो, रिएक्शन तो वैसे ही करेगा वो। अब जैसे मैंने फ्लोरीन दिखाया, आप अगला एग्जांपल क्लोराइड के लिए लिख सकते हो, Li प्लस, अपने से लिखो तो सब लिखो तो, बैलेंस करते हुए लिखो, Li प्लस Cl2, यहाँ सॉलिड, ये गैस, चलो लिखो सब। अच्छा ये बताओ बेटा, ये नोट कर लिया सबने, मिटा दो। मुझे ये बताओ, ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड है, कौन से कलर का? हाँ जी, ब्रोमीन इज ब्राउन कलर लिक्विड। रिएक्शन कराओगे तो ये LiBr, ये NaBr, बैलेंस कर लोगे अपने से, KBr। अब इधर 2 कर दिया तो यहाँ डबल डबल डबल, ये सब सॉलिड है, सब के सब सॉलिड है, सारे के सारे आयनिक है। अंडरस्टूड ना? तो ये भी ऐसे ही नोट कर लो, ये भी ऐसे ही नोट कर लो। क्लोरीन देखो गैस था और ये लिक्विड है, इसलिए ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, इसका फेज लिखा है, स्टेट लिखा है, सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि गैस में। यहाँ ये गैस था और यहाँ ये, समझ गए? गॉट इट? अब आपको लगेगा कि सर अगर हाइड्रोजन हैलोजन एक ही तरह रिएक्ट कर रहे हैं तो फिर आपने ये क्यों बोला कि हाइड्रोजन को हैलोजन और इधर दोनों की तरह सिमिलैरिटी रखता है? भाई दोनों की तरह केमिकल प्रॉपर्टीज में कहीं ना कहीं चीजें आती हैं, तो डिफरेंस भी तो होगा इसके साथ कुछ ना कुछ, तभी तो इसको अलग करके पढ़ रहे हैं। तो इनके साथ डिफरेंस है। बताओ, जो सोडियम क्लोराइड है यानी हैलाइड्स हैं, इनको अगर पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाए तो ये चुपचाप आयंस फर्निश करते हैं,
Na+, इसके चारों तरफ वाटर का लेयर बनता है, एंड क्लोराइड आयन इसके चारों तरफ लेयर बनता है। जबकि अगर गलती से भी आपने सोडियम हाइड्राइड को वाटर में डाल दिया, सोडियम हाइड्राइड को वाटर में डाल दिया, तो बेटा ये एक्सप्लोड करके हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो डिफरेंस है। ऐसा यहां नहीं हो रहा है, यहां हो रहा है, तभी तो इनको अलग करके पढ़ा जाता है। नहीं तो भाई एक ही नहीं, हेलोजन के साथ ही नहीं रख लेते। समझ पड़ रहा है ना? तो डिफरेंसेस हैं, तो आप नोट करके लिख लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूछता भी है एग्जाम में ना, ये बात पूछता है कि अगर आयनिक हाइड्राइड्स ऑफ अल्कली मेटल को वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो कौन सी गैस निकल के आती है? कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन। हाँ बेटा बोलो, क्या पूछ? हाँ, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। When halides of alkali metals, when halides of alkali metals are dissolved in water, when halides of alkali metals are dissolved in water, when halides of alkali metals when halides of alkali metals are dissolved in water, they furnish ions. They furnish ions in water. They furnish ions. Correct? अब आप इसको डायग्रामेटिकली दिखा भी सकते हो। एग्जाम्पल, NaCl यहाँ वाटर और ऐसे दिखा लो, चलेगा। ये हमको आयंस मिल रहे हैं, कैटायंस मिल रहे हैं, एनायंस मिल रहे हैं। और ये जो मैंने सर्कल सर्कल कर रखा है, ये बाद में आपको समझ आएगा क्या है। बेसिकली चारों तरफ वाटर का लेयर बन गया है, दे आर कोटेड विथ वाटर, ऐसा समझ लो। ठीक है? क्योंकि यहाँ प्लस माइनस अलग नहीं हो सकते आराम से, ये वाटर ही काम करता है उनको अलग करने का। करेक्ट? आगे लिखो। बट व्हेन hydrides of alkali metal, but when hydrides of alkali metals are added in water, they evolve hydrogen gas. They evolve hydrogen gas. They evolve hydrogen gas. Right? They evolve hydrogen gas. और ये रिएक्शन आप जरूर दिखा दो। हाइड्रोजन गैस के साथ साथ सॉल्यूशन क्या बन गया? बेसिक। क्यों? हाइड्रोक्साइड भी बन गया। राइट? तो ये आप दिखा लो अच्छे। Got it? क्लियर हो गया? तो देखो बस इतनी प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे। अब अगला देखते हैं ग्रुप। डिस्केस? यस इट डज। यहां देखो मैंने एक्वस लिखा है, तो जब कभी भी मैं एक्वस लिखता हूं तो कहानी कुछ ऐसी ही होती है। Na+ इधर होगा और यहाँ OH- हो जाएगा। राइट? तो ये आयन फर्निश करता है, लेकिन साथ में गैस प्रोवाइड भी करता है, H2, जो कि बाकी सब नहीं करेंगे। तो बबल्स ऐसे निकलते हैं। ठीक है? बिठा दो इसको बेटा। तो चलो, तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। किसकी? ग्रुप 1 हाइड्रोजन अलग क्यों है, बाकी अलग क्यों है, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ग्रुप 2 पढ़ते हैं। ग्रुप 2, करेक्ट? अब बताओ ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स है बेटा? बेरिलियम,
मैग्नीशियम, बेरियम एंड रेडियम। अच्छा ये बताओ बेरिलियम कौन से पीरियड का मेंबर है? सेकेंड पीरियड। भाई फर्स्ट पीरियड में कितने लोग ये बात समझते हो कि सर सिर्फ हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम, बस इसके अलावा और कोई है ही नहीं। फर्स्ट पीरियड में हमारे पास सिर्फ दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड पीरियड में ये स्टार्ट होता है बेरिलियम, समझ गए? तो बेरिलियम फर्स्ट मेंबर है ये, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड दिस इज रेडियो एक्टिव। रेडियम इज रेडियो एक्टिव, लिखते चलना ये भी ना, रेडियम इज रेडियो एक्टिव, रेडियम इज रेडियो एक्टिव। अच्छा इनमें मैंने एक चीज क्लियर करना है आपको, बेरिलियम को छोड़ के बाकी सबको क्या बोलते हैं? हाँ जी, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसको नहीं रखते हैं इसमें, दिस इज नॉट इंक्लूडेड। ग्रुप 2 का मेंबर ये भी है, सॉलिड ये भी है, मेटल की बाकी प्रॉपर्टीज इसकी भी मैच करती है, ये भी कंडक्टर है, हार्ड है, सारी कहानी इसके लिए। क्या ये इतने सॉफ्ट हैं जितने अल्कली मेटल थे? बिल्कुल नहीं, ये सॉफ्ट नहीं है, इनको आप नाइफ से इजीली कट नहीं कर सकते। क्या इनकी डेंसिटी लो है? क्या वाटर के सरफेस पे फ्लोट करेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखो एक ग्रुप आपने चेंज किया, कितनी सारी प्रॉपर्टी बदल गई। किसमें? कैल्शियम? क्या बोल रहे हो आप? कैल्शियम ट्राई करना एक बारी कभी, कैल्शियम की डेंसिटी चेक करो। सरफेस पे डेंसिटी चेक करेंगे, अगर ये कैल्शियम आता है तो ठीक, डेंसिटी अगर 1 ग्राम पर ml से ज्यादा है, मुझे डाउट है इसमें, मैं एक बारी चेक करके आपको कंफर्म करता हूँ, ठीक है? वैसे जहां तक मेरा ध्यान है इनमें कोई मेटल ऐसा नहीं है, बट फिर भी मैं एक बारी चेक करूंगा, ठीक है? तो कैल्शियम, सॉरी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ये सब के सब को क्या कौन सी कैटेगरी में रखते हैं बेटा? अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसको नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो वर्ड अल्कलाइन अटैच्ड है ना, इसका मतलब होता है बेसिक। अल्कली एंड अल्कलाइन दोनों का ही मतलब बेसिक होता है। अब बेटा ये सबके ऑक्साइड बेसिक है, इसका ऑक्साइड बेसिक नहीं होता है, तो बेरिलियम ऑक्साइड BeO इज एम्फोटेरिक, whereas मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड एंड रेडियम ऑक्साइड आर बेसिक। ये नोट करके लिख लो, लिखो। एक्सेप्ट बेरिलियम, rest of the members are collectively said as alkaline earth metal. Except beryllium, rest of the members are collectively said to be alkaline metal, alkaline earth metal. ठीक है, नोटेड, सबने कर लिया? एक्सेप्ट बेरिलियम, the other metals are collectively said to be alkaline earth metal. Why? लिखो, because the oxide of beryllium is amphoteric, whereas the other oxides are basic. The oxide of beryllium is amphoteric, whereas the oxide of others are
बेसिक, नोटेड है ना। चलो तुम्हारे वो पॉइंट पहले क्लियर करता हूँ। कैल्शियम वाला देखो, कैल्शियम का डेंसिटी मोर देन 1 है, 1.55 के आसपास है, विच मीन्स अगर कैल्शियम वाटर से रिएक्ट ना करे तो चुपचाप नीचे जाके बैठ जाएगा, बट फिर भी फ्लोट करता है। अगर आप पढ़ोगे तो जो आपने वर्ड बोला है वो सही था कि कैल्शियम रिएक्शन करते समय वाटर से फ्लोट करता है। उसका रीजन बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैसेस निकल के आती हैं वो कैल्शियम के हाँ सरफेस पे स्टिक कर जाती हैं, और वो हाइड्रोजन गैस है तो वो तो अपसाइड ही फ्लो करेगा, तो उसको पकड़ के ऊपर ही धक्के दे करके उसको रखता है, बट उसकी डेंसिटी लो ही होती है। हाँ जी, हाँ तो वो हो गई ना, ग्रुप मेंबर के साथ ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, क्लियर है सबको। तो बिल्कुल इनकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा ही होती है। हाँ जी बोलो। क्यों, सरफेस पे तो भाई चिपक सकता ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। गैस है, गैस और सॉलिड के इंटरेक्शंस होते हैं, राइट। ऐसे देखो कई बारी तो गैसेस इतने पावरफुल, मतलब सॉलिड्स कुछ इतने पावरफुल होते हैं, गैस का प्रेशर ही रिड्यूस कर देते हैं। जैसे एक बंद कंटेनर के अंदर अगर आप हाइड्रोजन गैस ले लो, या मान लो कोई भी गैस ले लो यार, आप CO2 ले लो, चलो ठीक है, और इसके अंदर कुछ प्रेशर ये मॉनिटर करके भाई गैस डाले हो तो जरूर दीवारों पे टकराएगी, गैस है, मूवमेंट होगा, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर आता है। से फॉर एग्जांपल एक रैंडम यूनिट ले रहा हूं 760 टॉर, मान लो इतना प्रेशर इसने क्रिएट किया। अब जब इतना प्रेशर इसने क्रिएट किया और गलती से आप बाहर से ना चारकोल, चारकोल समझते हो ना, चारकोल, चारकोल पाउडर आप ले लो, सॉलिड ही होता है वो भी, जगह जगह यहाँ पे खूब सारा रख दो, तो टाइम बीतने के साथ आप देखोगे कि ये जो प्रेशर था, अगर आप मेजर करोगे प्रेशर, तो बहुत तेजी से डिक्रीज करने लगता है। क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि ये चारकोल इन CO2 को अपने सरफेस पे चिपका लिया, स्टिक कर लेता है। तो ये मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन की वजह से होता है। अब ये क्यों डेवलप होता है, इसका करेक्ट आंसर आप केमिकल बॉन्डिंग के बाद समझ पाओगे खुद। अभी मेरे बोलने पे याद कर जाओ, बाद में तुम खुद ही समझ जाओगे। जब हम लोग मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन पढ़ेंगे, कितने टाइप के होते हैं, उसमें बहुत सारे नाम आएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वॉन्डरवॉल इंटरैक्शन, लंडन फोर्सेस, सो मेनी नेम्स विल कम, तो आप समझ जाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी आप बस ये मान लो कि सॉलिड एंड गैस के भी सरफेसेस पे एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि गैस है ना, तो गैसियस बबल्स, बबल्स का तो डेंसिटी कुछ भी नहीं है ना, तो वो तो ऊपर आना चाहेगा, तो जब वो ऊपर आना चाहेगा तो इनको भी पकड़ के ऊपर लेके आ जाता है। गॉट इट? चलो भाई लिख लिया आपने, बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोट्रिक वेयर रेस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स आर बेसिक, बेसिक, राइट, नोटेड। अब ये वर्ड थोड़ा आपको क्लियर कर दूं मैं, एम्फोट्रिक का मतलब क्या है, बेसिक तो मतलब समझते ही हो सब भाई। बेस वो सभी चीजों को बेस बोलेंगे जो वाटर में डालने के बाद हाइड्रोक्साइड बनाए, ये सुनो, और जो एसिड से रिएक्ट भी करे, कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैंने, कोई एसिड नाम बताओ, HCl ले लेते हैं, इसके साथ रिएक्शन कराऊंगा तो CaCl2 बनेगा और प्लस वाटर। अरे जनरल रिएक्शन तो यही होता है ना, एसिड प्लस बेस क्या बनाता है बेटा, सॉल्ट एंड वाटर, यही बनाता है ना, तो यही तो बना रहा है, ये होता है जनरल बेस की प्रॉपर्टी। क्या एक बेस को दूसरे बेस से रिएक्ट कराऊं होगा? बिल्कुल नहीं सर, ये भी बेसिक है, KOH भी बेसिक है, या NaOH ले लो बेसिक है, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। बेस बेस से रिएक्ट नहीं करते हैं, बेस किससे रिएक्ट करते हैं, एसिड्स के साथ, करेक्ट ना। तो जो एम्फोट्रिक वर्ड है ना, ये सिग्निफाई करता है ये दोनों से रिएक्ट करता है, बेस से भी और एसिड से भी। तो भाई फिर रिएक्शन क्या होगा, अभी याद कर जाओ, ये मत पूछना ये कैसे हो रहा है, अभी याद ही कर जाओ, ठीक है। बेरिलियम ऑक्साइड प्लस NaOH बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, और बेरिलियम ऑक्साइड एंड इट्स हाइड्रोक्साइड, आप कुछ भी ले लो, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आप कुछ भी ले लो, मैं ऊपर लिख देता हूं। चलो हाइड्रोक्साइड ले रहा हूं, है ना, ये रिएक्ट कर गया, लेकिन ये NaOH KOH के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, क्या बनाता है, Na2BeOH होल 4,
राइट, ये कंपाउंड बनाता है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ 2NaOH यूज हुआ है। तो आप देख रहे हो ये इनके साथ भी रिएक्ट कर रहा है, मतलब बेस के साथ भी और एसिड के साथ, इसीलिए इसको एम्फोट्रिक बोलते हैं। दोनों के साथ रिएक्ट करता है। तो लिखो एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स amphoteric oxides and hydroxides react with both acid as well as base. Got it? So amphoteric oxides and hydroxide react with both किससे? Acid as well as base. आप ये दोनों रिएक्शन लिख लो, दोनों ही लिख लो। तो जैसा बेरिलियम ऑक्साइड ऐसा कर रहा है या बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड ऐसा कर रहा है, बाकी ऐसा नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि भाई ये KOH से रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए ये बेसिक है और ये एम्फोट। और यही रीजन है कि बेरिलियम को इस ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है। कौन से ग्रुप से? ग्रुप 2 से नहीं, अल्कलाइन अर्थ मेटल के ग्रुप से। ठीक वैसे ही जैसे अल्कली मेटल के ग्रुप से हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, वहां तो कहानी ही बिल्कुल अलग है। यहां तो काफी हद तक चीजें सिमिलर हैं, इनके सॉलिड स्टेट में ये भी है, बाकी भी है। भाई ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बाकी भी करते हैं, है ना। हाइड्रोजन तो बिल्कुल ही अलग टाइप से बिहेव करता है, वो तो गैस फॉर्म में आ जाता है। इसलिए हाइड्रोजन को मैंने बोला था चैप्टर से ही बाहर कर देते हैं ना, उनका एकदम अलग ही चैप्टर बना के पढ़ते हैं हाइड्रोजन के नाम से। ठीक है, तो ग्रुप 2 के सारे ध्यान हो गए आपको ना। अब बताओ, जैसे ग्रुप 1 के हमने ऑक्साइड्स पढ़े थे, वाटर में डाल करके वो बना रहा था, क्या वैसे ये भी बनाएगा? बिल्कुल, ये सामने ही लिखा है मैंने, बोलो। तो जैसे ग्रुप 1 के हाइड्राइड्स आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं, वैसे इनके भी हाइड्राइड्स आयनिक होते हैं। बस थोड़ी प्रॉब्लम किसके साथ है? बेरिलियम के साथ। कैरेक्टर उसमें भी आयनिक होता है, बट उसमें ठीक ठाक शेयरिंग हो जाती है। तो ये बेरिलियम बिल्कुल ही अलग तरीके से बिहेव करता है, इसको बोलते हैं एनॉमलस बिहेवियर। क्या बोलते हैं? एनॉमलस, मतलब बिल्कुल अलग थलग, बाकी ग्रुप मेंबर से ये थोड़ा वियर्ड सा बिहेव कर रहा है, ऐसे कैरेक्टर को एनॉमलस बिहेवियर बोलते हैं। तो जनरली ऐसा होता है, हर फैमिली का जो पहला मेंबर है ना, उसको इतना प्यार मिलता है कि वो नटोरियस हो ही जाता है, समझ रहे हो ना। तो फर्स्ट मेंबर जितने भी है जनरली वो एनॉमलस कैरेक्टर शो करते ही हैं, बाकी ग्रुप मेंबर अलग तरीके से बिहेव करेंगे और फर्स्ट अलग तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, तो जैसे हमने आपको यहाँ पे बेरिलियम के बारे में, ठीक है, तो नोट करके लिखो अगला पॉइंट। The hydrides of alkaline earth metals, the hydrides of alkaline earth metal are ionic in nature, just like alkali metals, just like alkali metal. Got it? अब अगर इतना आप समझ गए हो बेटा, तो आप मुझे ये रिएक्शन कंप्लीट करके बताओ क्या बनने वाला है। When we treat कैल्शियम हाइड्राइड, CH2 होगा भाई, इस पे -1 है, इस पे +2 है। अब इसको अगर मैं वाटर के साथ मिक्स करूं तो आप ये रिएक्शन कंप्लीट करो और बैलेंस भी करो। चलो मैं चेक करूंगा सबका, करो। कैल्शियम हाइड्राइड प्लस वाटर, हाँ लिखो, मैं चेक करता हूँ, बैलेंस भी कर दें। हाँ बिल्कुल, गुड, इसको बैलेंस कर लो, बस बैलेंस है क्या, चेक कर लो, बैलेंस कर लो। हाँ नाइस, गुड गुड, आ जाओ आ जाओ।
कर लिया सबने बेटा? जैसे पिछला वाला रिएक्शन था वैसे ये भी है, दिखाओ। बैलेंस भी करना है और कंपाउंड्स भी लिखने हैं क्या मिल रहे हैं। गुड, ठीक है, बढ़िया, गुड गुड गुड, कर लिया किया, ठीक है, नाइस, हाँ जी बेटा, वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, मतलब कह सकते हो विग्रस होता है, जल्दी होता है। अब एक्सप्लोजन थोड़ा एक्सट्रीम कैटेगरी आ गया। ठीक, बढ़िया, कर लिया सबने? दिखाओ भाई अपने नोटबुक दिखाओ सब फटाफट। कर लिया, कर लिया, दिखाओ। हाँ गुड, H2O लिख दिया था पहले। हाँ बैलेंस करो, बैलेंस करो। H2O नहीं आएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन नहीं आएगा। दिखाओ, ओके ठीक, बढ़िया। चलिए बच्चों आ जाओ, देखते हैं। हाँ जी ध्यान से देखो। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सोडियम हाइड्राइड का रिएक्शन कराया था, यहाँ पे भी होगा भाई। कैल्शियम आयन 2+ होता है, हाइड्रोक्साइड जनरेट होगा OH, इसका ट्वाइस लगा देंगे। समझ आ रहा है सबको? और साथ में क्या, हाइड्रोजन गैस बनाना ही बनाना है। अब इनको बैलेंस करना है, करेक्ट? बोलो। तो यहाँ देखो H- कितने हैं, 2H- है यहाँ पे। अरे हाइड्राइड है ना ये, कैल्शियम 2+ है और ये H पे 2- है, तो यहां से 2H- है, तो हाइड्रोजन से वो H+H+ निकाल के लेके जाता है, तो यानी 2 वाटर चाहिए। तो बचा हुआ पार्ट OH- यहां आ जाएगा और H2 यहां बन जाएगा। एक बारी चेक करो ये बैलेंस है क्या, 2H2 आएगा यहाँ पे, राइट? चेक करो बैलेंस है, देख लो, है ना? चेक कर लो। तो बेसिकली हो क्या रहा है मैं समझा देता हूं। यहां से H- निकल के आते हैं और वाटर से वो H+ निकालता है, और जब H+ निकाल लेगा तो ये बचा हुआ OH- यहां सेटल हो जाता है और H+H- मिलकर के H2 बन जाते हैं। तो जितने H- हैं 2 हैं, उतने ही हमें H+ चाहिए, और एक वाटर से एक ही H+ निकलता है, इसलिए डबल वाटर चाहिए। चलो मैं ये तो मैकेनिज्म एस्पेक्ट पे बता दिया, आप तो नॉर्मल लिख के भी रिएक्शन बैलेंस करना जानते ही हो ना, बस उतना ही करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। गॉट इट? हाँ जी। तो क्या ये भी हेलोजन से डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं? बिल्कुल रिएक्ट करते हैं। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विथ हेलोजन, क्या बनाएंगे? आयनिक हैलाइड, जैसे अल्कली मेटल बनाते हैं। तो लिखो, अगला पॉइंट लिखो, अल्कलाइन अर्थ मेटल हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल बनाएंगे डाइहैलाइड। लिखो, अल्कलाइन अर्थ मेटल directly react with halogens to form ionic halides, just like alkali metals, है ना? बस फर्क क्या है, यहाँ वैलेंसी 2 है, इतना फर्क है। तो जैसे अगर मैं कैल्शियम लिख दूं और यहाँ फ्लोरीन लिख दूं, तो रिएक्शन करते समय ये CaF2 बनता है ना बेटा? नाम क्या है इसका? कैल्शियम फ्लोराइड ओनली। अच्छा डाई क्यों नहीं बोलते हैं, डाई फ्लोराइड क्यों नहीं बोलते हैं? नॉर्मली फ्लोराइड क्यों बोलते हैं इसको? कायदे से तो यहाँ डबल फ्लोरीन है, इसलिए नहीं बोलते हैं कि जब हम कैल्शियम बोल रहे हैं, अंडरस्टूड है कि कैल्शियम पे चार्ज कितना है 2+, और कोई भी कंपाउंड का हम नाम ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिकली वो बैलेंस रहता ही है। तो इसलिए अगर आप कैल्शियम फ्लोराइड बोल रहे हो ना, तो अंडरस्टूड है कि 2 फ्लोरीन इसमें आ गए होंगे। बेटा तुम आगे आ जाओ यहाँ पे ना, वहां से दिखने में दिक्कत हो रही होगी, लास्ट यहाँ आ सकते हो, यहाँ जगह है, फर्स्ट 2 बेंचेस पे भी जगह है, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन कम हियर, है ना? Ca2+ और यहाँ पे F हमारा माइनस में है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा CaF2। तो कैल्शियम फ्लोराइड इज ओके,
कोई गड़बड़ी नहीं है इसके अंदर कि आप इसको डाइफ्लोराइड बोलो। इसी तरीके से MgCl2 है, आप इसको सिंपली मैग्नीशियम क्लोराइड बोलो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंडरस्टूड है मैग्नीशियम पे 2+ है, और जब भी आप बैलेंस करोगे तो 2 क्लोराइड आयन लोगे ही साथ में, तभी ये चार्जेस बैलेंस हो पाएंगे, प्लस एंड माइनस। तो जब आप मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं, इसका ये मतलब है अ कंपाउंड विच कंटेन्स मैग्नीशियम आयन Mg+2 एंड क्लोराइड आयन। तो Mg+2 एंड क्लोराइड आयन से मिलकर अगर बनाओगे तो बनेगा सिर्फ यही। तो जहां कहीं एम्बिग्यूटी होती है ना कि नहीं भाई दो दो चीजें बन सकती है, वहां पे डाई ट्राई वर्ड यूज किया जाता है। जैसे हाँ बिल्कुल सही, देखो CO, क्योंकि कार्बन दोनों चीजें बना सकता है, CO एंड CO2। यहां आपको बोलना पड़ेगा कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड। यहां कार्बन ऑक्साइड से काम नहीं चलेगा, लेकिन ये अकेला बनाते हैं, तो इसलिए यहां पे कोई टेंशन नहीं है, राइट। तो ध्यान रहेगा ना ये बात। तो इसलिए जब भी आयनिक कंपाउंड बोला जाए और वहां कंफ्यूजन ना हो, तो उनमें नंबर्स को जनरली बताते नहीं है कितने नंबर है। दोनों में ही ऑक्सीजन CO एंड CO2, यहाँ पे भी ऑक्साइड ही यूज हुआ है, यहाँ पे भी ऑक्साइड ही है, डबल आया है और यहाँ 1 आया है। मतलब यहाँ कार्बन पे 2 यूनिट चार्ज है और यहाँ पे 4 यूनिट चार्ज है, तभी तो डबल ऑक्सीजन ले रहा है। समझ गए ना। तो ऐसी चीजें भी होती हैं। ये जनरली अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के बाद ये सारी परेशानी शुरू होती है कि मल्टीपल चीजें भी बन सकती हैं। ठीक है बेटा। तो चलो, तो हमने अल्कली मेटल सीख लिया, अल्कलाइन अर्थ मेटल सीख लिया, है ना। किसके साथ? बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट करता है, हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करने में उससे थोड़ी समस्या आती है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन भी रिएक्ट करने में उसे थोड़ी समस्या आती है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, बेरिलियम का रिएक्शन जैसा मैंने बोला ऑक्सीजन के साथ करता है। ऑक्सीजन इनफैक्ट आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन वन ऑफ द रेयर एलिमेंट्स में से ऐसा है जो लगभग सबके साथ रिएक्ट करता है। लगभग मैं बोल रहा हूं वर्ड, क्योंकि सारे एलिमेंट्स रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ भी, राइट। सो जब मैं बोल रहा हूं सारे एलिमेंट्स, तो उसमें नोबल गैस तो वैसे ही बाहर हो चुके हैं, उनके अलावा भी कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे बहुत कम है नोबल मेटल्स। कोई नाम जानता है? गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया ना, सिल्वर टू सम एक्सटेंट इज देयर, वी डू गेट ऑक्साइड्स ऑफ सिल्वर, Ag2O वी हैव, राइट, Ag2O है। प्लैटिनम का भी है PtO2, बट ये स्टेबल नहीं होता, इनको गर्म कर दो तो Pt बन जाएगा, Pt+O2 बाहर निकल जाता है। और इनके इस प्रॉपर्टी का हम बड़ा अच्छा यूज करते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में, जब हमें वेट से किसी चीज का एनालिसिस करना हो तो उसको बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। मोल पढ़ाऊंगा ना जनरल इंट्रोडक्शन के बाद ना, पहला टॉपिक जो मुझे पढ़ाना है आपको वो है मोल कंसेप्ट, राइट। तो उनमें जब ये सब पढ़ाएंगे तो वहां पे आएगा ये सारी टर्मिनोलॉजी, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, करेक्ट। तो फाइन बच्चों, मैंने ग्रुप 2 आपको सिखा दिया। अब मैं ग्रुप 3 नहीं सिखाऊंगा डायरेक्टली, बल्कि कहां ट्राई करेंगे, सीधा आ जाते हैं हम लोग P ब्लॉक में ना। अच्छा भाई, ये P ब्लॉक क्या हो गया? तो पहले 2 ग्रुप के मेंबर को S ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ जी, फर्स्ट 2 जो होते हैं इनको S ब्लॉक बोला जाता है। उसमें आप हाइड्रोजन वाला पूरा ग्रुप ले लो एंड बेरिलियम वाला पूरा ग्रुप ले लो। इसके बाद बीच में ना D का बड़ा सा गैप है, स्कैंडियम से ले करके बेटा जिंक तक, एंड इसके नीचे जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, स्कैंडियम, यूट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, ये हो गए हमारे D ब्लॉक। और यहां से 2 सीरीज हैं, लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, जिसको हम S ब्लॉक बोलते हैं। मैं इन तीनों में से इसको बताया हूं, ये अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं आ गया हूं इसके बाद वाले बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम से लेके नीचे, और यहां से लेकर के हीलियम, नियॉन, ये सब। ये जो इतना बड़ा सा जगह है इसको बोलते हैं P ब्लॉक। क्या बोलते हैं? तो अगर आप नंबरिंग करोगे तो ग्रुप नंबर 1 ये है, और ये 2 है, थर्ड ये है, फोर्थ, ऐसे करते 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 बेटा 12 तक यहाँ आएगा, 13th ग्रुप ये आएगा। तो मैं सीधा जंप करना चाहता हूं किस पे? 13th ग्रुप। इन दोनों ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिलेटिवली ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो आज हम देखते हैं 13th ग्रुप, या फिर बोरॉन फैमिली। यहां से नाम पढ़ना शुरू हो जाता है,
बोरॉन फैमिली। यहाँ अल्कली मेटल्स बोल रहे थे, यहाँ फर्स्ट मेंबर के हिसाब से उसको नाम बुलाते हैं कि भाई ये पूरा बोरॉन का फैमिली है, राइट। हेडिंग डालो, एलिमेंट्स ऑफ 13th ग्रुप। एलिमेंट्स ऑफ 13th ग्रुप, या फिर लिख लो एलिमेंट्स ऑफ बोरॉन फैमिली। हाँ जी, तो देखो सबसे ऊपर कौन है, बोरॉन, राइट, बोरॉन। फिर उसके नीचे बताओ, हाँ जी एल्यूमिनियम, फिर गैलियम। आपको मालूम है गैलियम भी वन ऑफ सच रेयर मेटल्स में से है जो रूम टेम्परेचर के थोड़ा ऊपर कर देने से लिक्विड बन जाता है। बल्कि ऐसा बोलते हैं अगर अपने हथेलियों पे रखो, अपने पाम पे रखो इसको, तो लिक्विड हाँ मेल्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो समवेयर अराउंड 30 डिग्री इसका होता है मेल्टिंग पॉइंट, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 36-37 के आसपास। बुखार है तो थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, वरना नॉर्मल यही रहता है ना। तो आप सोचो हमारे हाथ पे हम रखेंगे तो मेल्ट कर जाएगा, उसके मेल्टिंग से 30 के आसपास होता है। रूम टेम्परेचर क्या होता है, रूम टेम्परेचर जनरली 25 के आसपास होता है। अब भाई अब ये डिबेट मत करना, ठंड में तो बहुत कम हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोलो NH, श्योर। तो ये न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है बेटा, जनरली इसको अभी तक हम लोग अपने केमिस्ट्री में डिस्कशन करते ही नहीं थे, राइट। अब आ गया है तो इसका भी नाम लिख लो, आप नहीं भी याद रहे तो भी चल जाएगा काम, क्योंकि अभी इतना डिटेल में वैसे भी देखो ब्लॉक्स में जब हम पढ़ते हैं ना तो फर्स्ट 2 मेंबर्स का ही केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा पढ़ा जाता है। तो यहां तक आते आते तो वैसे भी मामला ढीला पड़ जाएगा, ठीक है, लेकिन नाम तो याद ही रखो तो अच्छा है। तो ये क्या है, फिर से बोलो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एंड व्हाटएवर इट इज, राइट, वो आप देख लेना। Cl है बेटा, Ti टाइटेनियम होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम डी ब्लॉक का मेंबर होता है, ये थैलियम है। TH है होना चाहिए बट वो है नहीं, Cl है ना, क्योंकि TH किसका होता है, थोरियम। तो समझो बात को, तो प्रॉब्लम है इस वजह से। अब तुम सोचो ना यार, अल्फाबेट के हिसाब से अगर हमें देखना हो तो 26 ही अल्फाबेट है हमारे पास, इतने ही है ना, ABCD से लेकर मेरे टाइम तक तो इतने ही होते थे, कुछ बदला है क्या, नहीं ना, तो इतने ही है। और अभी इतने सारे एलिमेंट है 108, तो हमें कहीं ना कहीं 2 लेटर सिंबल लाने में भी हमें थोड़ी परेशानी होती है ना। तो थैलियम है, Cl बोलते हैं थैलियम, तो पहले का और लास्ट का ही LLIUM में से L ले लिया गया, थैलियम, ठीक है, सबको ध्यान रहेगा ये, बोलो भाई। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, करेक्ट। कौन सा ग्रुप नंबर है बोरॉन का, बोलो 13, करेक्ट। और कौन सा पीरियड नंबर है इसका, सेकेंड पीरियड। गैलियम को मार्क करके लिख सकते हो, इस पूरे ग्रुप में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है, द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन इट्स ग्रुप मेंबर। किसके बारे में बात कर रहा हूं, गैलियम के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट किसके नजदीक मैंने बताया, 30 डिग्री के पास, 30 डिग्री सेल्सियस के पास, राइट। हाँ जी, ये हो गया। अब देखो अल्कली मेटल में, जब हम अल्कली मेटल की बात करते थे तो देखो नाम में क्या जुड़ा हुआ था, मेटल्स, क्योंकि एक्सक्लूसिवली सब मेटल ही होते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल, यहां तो नहीं बोल रहे हैं बोरॉन मेटल्स का ग्रुप या कोई एक ग्रुप नाम में मेटल, क्योंकि ये एक ऐसा जगह आ गया है जहां पे ग्रुप के अंदर
मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड, तीनों इकट्ठे रहने लगते हैं। और कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिनमें तो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल के ज्यादा नजदीक होती हैं, कुछ नॉन मेटल्स के ज्यादा नजदीक होती हैं। तो डिपेंडिंग ऑन प्रॉपर्टी कई बार हम उन्हें नॉन मेटलॉइड एंड मेटल की कैटेगरी में लेके जाने की कोशिश करते हैं, कभी मेटलॉइड नॉन मेटल की कैटेगरी में लेके जाते हैं। तो बड़ा क्लियर सा डिवीजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे बोरॉन को कई लोग नॉन मेटल्स बोलते हैं और कई जगहों पे इसको बड़े अच्छे से क्या लिखा है, मेटलॉइड के फॉर्म में भी लिखा हुआ। तो इसलिए बहुत रिजिड नहीं होना है, हमें तो इनकी केमिस्ट्री पढ़नी है, राइट। अब ये सब डिबेट का पार्ट हम लोग बाहर हो चुके हैं, ये सब 9-10 तक ठीक लगता है। अब हमें बोरॉन को पकड़ना है और उसकी सारी प्रॉपर्टी स्टडी कर जानी है, प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आएंगे और वहीं से। अभी नहीं पढ़ना है, अभी तो बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अच्छा, कभी आप लोगों ने टर्म सुना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी? ठीक उसका उल्टा भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। पता है इस पूरे फैमिली में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है? एल्यूमिनियम। यस, लिखो, एल्यूमिनियम is most electropositive metal in its group. Aluminium is most electropositive metal in its group. Aluminium is most electropositive metal in its, ठीक है, ओके। तो सर अच्छा, बोरॉन को मैंने बोला कि दोनों ही कैटेगरी में रखा जाता है, मेटलॉइड भी एंड नॉन मेटल्स, दोनों ही कैटेगरी में रखते हैं। कुछ प्रॉपर्टी इनके साथ मैच करती है, कुछ इनके साथ, करेक्ट ना। लेकिन मेटल तो नहीं है, मतलब अगर आप बोरॉन के क्रिस्टल को ले लो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, बाकी सब बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा। अब आता है बात कि सर ये बताइए, अगर ये है तो इनके ऑक्साइड के नेचर में भी तो डिफरेंसेस आने लगेंगे, क्योंकि हमने मेटल के ऑक्साइड को देखा है कि मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक मोस्टली। भाई एक आधा एक्सेप्शन है, जैसे बेरिलियम वाला, वो एम्फोट्रिक हो गया। तो यहाँ पे बोरॉन जो कि नॉन मेटल वाले कैटेगरी में रखा जाता है, इसका जो ऑक्साइड होता है B2O3। देखो अब +3 हो गया ना। हमने जब पहले देखा था अल्कली मेटल में तो +1 चार्ज था, अल्कलाइन अर्थ मेटल में देखा तो +2, भाई कैल्शियम पे 2+। ऐसे ही बोरॉन फैमिली का जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या कॉमन चार्ज होता है वो +3 होता है। तो अब बोरॉन पे +3, ऑक्सीजन पे -2, जब इन पे कंपाउंड बनाते हैं तो बचपन की कहानियां कुछ याद आ रही है? ऐसे कर देते हैं B2O3, ऐसे करते थे ना बचपन में, बोलो बोलो भाई, नर्सरी क्लास में ये सब करते थे। ये क्यों करते थे? ताकि चार्जेस बैलेंस हो जाए। आप देखो, अगर 2 बोरॉन लोगे तो चार्ज कितना आ जाएगा? एक बोरॉन पे 3 यूनिट है, तो 2 बोरॉन मिला दोगे तो 6 यूनिट। बोलो बेटा। अच्छा, इस पे -2 है, और अगर ये 3 ले लिया तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा -6, तो ये -6, ये +6। नेट चार्ज हमेशा 0 रखा जाता है जब भी कंपाउंड बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मस्ट बी मेंटेन्ड, इसलिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो भाई उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका बोरॉन का 3 है और ये तो ये B2O3 बन गए। तो ये सभी के सभी ऐसे ही बनते हैं। एल्यूमिनियम आएगा तो क्या बन जाएगा? Al2O3। गैलियम आएगा तो Ga2O3। इंडियम आएगा तो In2O3। थैलियम आएगा तो, समझ रहे हो तुम लोग, ठीक है। अब इस जगह पे बहुत डिफरेंसेस हैं। जैसे B2O3 एसिडिक होता है, तो ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक। यस, एसिडिक ऑक्साइड। ये कैसा होता है? ना 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 ना, और इसके बारे में किताबों में लिखा है वीकली बेसिक, मोर लाइक एम्फोट्रिक। हाँ, वो कंफ्यूजन इन प्रॉपर्टी होता है ना, जैसे अंडर एक्सट्रीम कंडीशन अगर आप बेस ला करके दोगे तो रिएक्ट कर जाएगा ये, तो इसलिए इसको रखा गया है उस कैटेगरी में भी। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में ये वीकली बेसिक होता है। ठीक, तो चलो अब वो कंफ्यूजन वाली कैटेगरी से दूर रहे, तो कम से कम ये दोनों तो मालूम है, एल्यूमिनियम एंड गैलियम के जो ऑक्साइड है वो कैसे हैं? एम्फोट्रिक। यहाँ पे भी वो कहानी वैलिड है,
कौन सी वाली? कि हाँ जी बिल्कुल, दे विल रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है, गॉट इट? अच्छा, यहां पे एक और प्रॉब्लम भी आता है। एक तो मैंने बताया कि भाई इनमें नॉन मेटल्स, मेटल्स, ये सब हमें देखने को मिल रहे हैं, करेक्ट। दूसरी प्रॉब्लम ये भी आती है कि इनमें वेरिएबल वैलेंसी भी देखने को मिलता है। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या है कि भाई जैसे मैंने बोरॉन का बताया +3, एल्यूमिनियम का बताया +3, ये इनके मेन स्टेट हैं, लेकिन बेटा गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, इनमें, इन दोनों में +1 भी देखा जाता है, +3 भी देखा जाता है, +1 भी +3 भी, और थैलियम तक आते आते प्रीडोमिनेंटली +1 मिलता है। इसलिए देखो मैंने बड़ा स्मार्टली उसके ऑक्साइड को लिखा ही नहीं, Tl2O3, क्योंकि यहां पे जब आओगे तो इसका ये ऑक्साइड ज्यादा नेचर में मिलता है एज कंपेयर टू Tl2O3। अब ये कहां से आया? ये तो बिल्कुल Na2O जैसा है, तो ये इसलिए क्योंकि इसका +1 ज्यादा। तो ये जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्टिंग चेंजेस हैं, ये सब कहां से शुरू होते हैं? बोरॉन फैमिली एंड ऑनवर्ड्स। इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल ठीक है, बट इनके इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नहीं रखते हैं, क्योंकि जो ग्रुपिंग किया गया है ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से किया गया है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इन सभी के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच करते हैं, इसलिए इनको एक ग्रुप में रखते हैं। बोलो बेटा। हाँ, बहुत कम, बहुत रेयर कंपाउंड्स मिलेंगे तुम्हें ना, इसकी समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये एम्फोट्रिक है भाई, ये +1 +3 +1 +3, यहाँ +1 डोमिनेंट होता है इसका +1, इनमें दोनों ही मिलते हैं +1 +3 +1 +3। हाँ, कौन सा? इंडियम व्हाट? इन फॉर्म ऑफ मेटल यू आर टॉकिंग अबाउट? इंडियम ऑक्साइड मैंने बोला ना वीकली बेसिक, बताया था। बेसिक, प्रॉपर बेसिक है ये, नीचे ये बेसिक है। नहीं ऐसा नहीं बोलो वीकली बेसिक, बस इतना ही रखो। कौन सा? ये चेक करना पड़ेगा, ये न्यू एलिमेंट है, इसके बारे में प्रॉपर्टीज मैंने भी स्टडी नहीं करी अभी, ऐसे मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल सकता ना, जो प्रॉपर्टी है उनकी वही होती है। बोरॉन की मेन वैलेंसी 3 ही होती है। एक्चुअल में देखो क्या होता है ना, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि जैसे ही हम बोरॉन फैमिली या आगे बढ़ते हैं, यानी पी ब्लॉक मेंबर्स में आते हैं, तो वहां पे बॉन्डिंग के भी यूनिफॉर्मिटी नहीं रह जाती। जैसे पता चला बोरॉन मेनली कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स बनाता है, एल्यूमिनियम में काफी हद तक दोनों कैरेक्टर होते हैं, यहाँ थैलियम +1 तक आ जाओ तो ये आयनिक स्टेट में एग्जिस्ट करने लगता है, तो इसलिए इनकी प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा यूनिफॉर्मिटी नहीं रह जाता है। तो जो हमारा इनिशियल पर्पस था कि भाई एकदम यूनिफॉर्म रहे, एकदम यूनिफॉर्मिटी नहीं आती है, थोड़ी बहुत रहती है, इसलिए फिर भी इनको एक ग्रुप में रखते हैं। किसमें? तो मेटलॉयड को कैसे हम पकड़ेंगे? देखो ये बेसिकली ना, ये जो कैटेगरी है मेटल्स बनाने की, नॉन मेटल्स बनाने की और मेटलॉयड बनाने की, ये कई सारे प्रॉपर्टीज को लेकर के कंसीडर करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा जनरल, आप लोग मेटल नॉन मेटल पढ़ के आए हो भाई, सबने पढ़ा है ना, कि लॉकडाउन में निकल गया वो ईयर? अच्छा ठीक है, तो उसमें मेटल्स की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी? दे फॉर्म कैटायंस, ये सुनो, बोलो भाई, वो कैटायन बनाते हैं इजिली, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, पढ़ा है ना, उनके ऑक्साइड बेसिक होते हैं, इस तरह की चीजें पढ़ी होंगी ना, बोलो भाई। तो जब आप सारी कैटेगरीज लेके आते हो ना, तो कुछ कैटेगरीज में वो फिट नहीं बैठता है। जैसे ये कंडक्ट तो करेंगे सबके सब इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए ये मेटल्स हैं। तो सबसे मेन क्राइटेरिया मेटल एंड नॉन मेटल बनाने का, या मेटलॉयड बनाने का, या यूं बोलो सेमी मेटल बनाने का, ये कंडक्टिविटी वाले पैरामीटर पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो बॉन्डिंग के बिहाफ पे करते ही नहीं है, क्योंकि बॉन्डिंग के हिसाब से आओगे तो बेटा एल्यूमिनियम के भी क्लोराइड्स आयनिक नहीं होते हैं, AlCl3 भी शेयरिंग करके ही बनता है।
तो क्या इसका मतलब जितने कोवेलेंट बनाने वाले कंपाउंड है सबको हम क्या बोल दें, नॉन मेटल्स हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं। तो कोवेलेंट और इससे लेना देना नहीं है, राइट। और एसिडिक बेसिक से भी लेना देना नहीं है। क्यों बताता हूं। मैंगनीज बताओ क्या है, मेटल या नॉन मेटल? सबको मालूम है मेटल है, डी ब्लॉक का मेटल है, बड़ा फेमस है यार, ये बहुत जगह यूज होता है। लेकिन इसका एक हायर ऑक्साइड ले लेता हूं, Mn2O7, बेटा ये बहुत पावरफुल एसिड होता है। तो अब भाई उस हिसाब से तो इसको नॉन मेटल बोल देना चाहिए मुझे, तो ऐसा नहीं, ठीक है। एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी भी कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। जो सबसे ज्यादा रिलायबल टेक्निक है वो कौन सी है, कंडक्शन। हाँ, लेकिन अब फिर वही बात आता है, क्या कंडक्शन को ही 100% ध्यान में रखते हुए मेटल नॉन मेटल बनाएंगे? नहीं भाई, क्योंकि कंडक्शन में भी ग्रेफाइट करता है विच इज अ नॉन मेटल। तो इट इज बेसिकली अ पैकेज ऑफ प्रॉपर्टी विच यूज टू डिसाइड। चेक पॉइंट्स हैं पूरे कि भाई डक्टाइल भी होना चाहिए, मैलिएबल भी होना चाहिए, कंडक्टर भी होना चाहिए। तो जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी होल्ड करेगा उस ग्रुप का, उनको हम मेटल्स की कैटेगरी में डाल देंगे। बस ऐसा करके हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर तो है, बट मैलिएबल डक्टाइल थोड़ी ना है। हथौड़ी लेके मारोगे तो काम खत्म हो जाएगा ग्रेफाइट का। बाकी सबको अगर ऐसे पिटाई करोगे तो वो फैलेंगे, यही होता है ना। तो इसलिए एक वाइड रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज है। इसलिए कभी भी देखो मेटल्स की प्रॉपर्टीज पूछी जाती है। अगर एक ही प्रॉपर्टी से हम मेटल बता सकते हैं तो फिर एक ही प्रॉपर्टी लिखते हैं ना। Why we study all these? Getting my point? हाँ जी, हाँ जी। ना 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 ना, डाउट हो रहा है, दिमाग में डाउट आ रहा है। AlCl3 is a covalent molecule. AlCl3 is a covalent molecule. AlF3 is an ionic molecule. AlBr3 is also, अभी देखो मैं और आगे बताऊंगा तो थोड़ा और दिमाग खराब होगा, ठीक है। दो एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलकर डाइमर बनाते हैं, AlCl। बच्चों थोड़ा देर के लिए आप ना एकदम लाइट मोड में रहो, क्योंकि ये अभी आपके सर से ऊपर जाने वाला है, तो इसलिए समझने का ट्राई मत करो, क्योंकि इसने पूछ लिया इसलिए मैं बता रहा हूं ना। ये कोवेलेंट प्रॉपर्टीज, ये कोवेलेंट प्रॉपर्टी ही है शेयरिंग की, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब दिमाग में कुछ डाउट आ रहा है तो पूछो, ओपन अप हो। नहीं 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 नहीं, अगर पढ़ाया है तो कई सारी चीजें क्लास 10 की मैंने आपको डे 1 में ही एक्सप्लेन किया था कि बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम +1 एंड +2 में आके रिफाइन कर देते हैं, ठीक है। ऐसा पढ़ा है क्या तुम लोगों ने AlCl3 को? चलो कोई बात, होता है कभी कभी ना, टीचर्स कैरिड अवे हो जाते हैं, बट डोंट वरी, आई एम नॉट गेटिंग कैरिड अवे, राइट। पूरा बैलेंस्ड हूं, एकदम बैलेंस थॉट में बोल रहा हूं कि ये कोवेलेंट है। डाउट मत करो मेरी एबिलिटी पे तुम लोग, ठीक है। ये है, अगर मुझे डाउट रहेगा तो आई विल एक्सेप्ट इट कि नहीं अभी यहाँ पे क्लियर नहीं। कहाँ ये देखो, मैं इसीलिए बोल रहा था कि अभी समझने का कोशिश नहीं करना है, इसीलिए मैंने पहले ही आपको बाउंड्री सेट कर दी, क्योंकि आप अगले फिर आप लूप ऑफ द क्वेश्चंस में जैसे ही मुझे लेके जाओगे, मैं एक जगह पढ़ा ही नहीं पाऊंगा तुम लोग को, ठीक है। तो सबका अपना जगह है, एक टाइम आएगा जब खुद ही तुम लोग बनाना शुरू कर दोगे। यार लुईस स्ट्रक्चर आने दो, क्यों टेंशन ले रहे हो अभी कम से कम महीने, पूरे साल मेरे से ही पढ़ना है ना, तो फिर टेंशन मत लो। मेरी जिम्मेदारी है कि ईयर एंड तक तुम्हें केमिस्ट्री का मास्टर बना दूंगा। हाँ बोलो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल देगा। तो तुम्हारे थियरी से चलूं तो SO3 को कैसे कैटेगराइज करना चाहिए? इसलिए क्योंकि इनको जब हम पहले वाटर में डालते हैं तो एसिड बनाते हैं ये H2SO4, और फिर यहां से हाइड्रोनियम आयन निकलता है वाटर में डालने पे, तभी अपना प्रोटॉन। देखो वर्ड है ना बाबा, देखो ऑक्साइड्स की कैटेगरी है एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोट्रिक। तो जो भी ऑक्साइड को वाटर में डालने से एसिड्स बनते हैं, और एसिड कैसे बनते हैं? जिनसे हाइड्रोनियम आयन निकले, H+ निकल रहा हो, बोलो, उनको एसिड बोलते हैं। तो इसलिए यहां पे एसिडिक ऑक्साइड वर्ड यूज करते हैं, समझ आया ना।
तो बस इसमें क्या दिक्कत है, Mn2O7 इज एन एसिडिक ऑक्साइड, when it is dissolved in water it will form HMnO4 which is a very powerful acid. ये बनता है जब आप Mn2O7 को अंदर डालते। तो अभी देखो आप ना बिल्कुल कोर प्रॉपर्टीज पे चले गए जिन पे अभी हमें करना ही नहीं है रिसर्च, अभी तो मैं जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। देखो ये सब जो भी डाउट आ रहे हैं मैं आंसर कर सकता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है ये सब आंसर करने में, ठीक है, मेरे से पूछते रहो तुम लोग। लेकिन अभी अगर हम ये आंसर करने लग गए तो आपका क्लास खत्म हो जाएगा और हम बोरॉन फैमिली तक ही पढ़ पाएंगे फिर ना। तो अब आगे बढ़े। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो अभी हमारा काम क्या है कि हम सबसे पहले जितने एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में उन सबको एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। बेसिकली पीरियोडिक टेबल को हम जान रहे हैं कि भाई ये क्या है, एलिमेंट्स के नाम जान रहे हैं, कैसे कैरेक्टराइज करते हैं और उनकी थोड़ी जनरल प्रॉपर्टीज जान रहे हैं। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी क्लास, अंडरस्टूड। तो एक एक कंपाउंड के अगर डिटेल में घुसोगे तो वो सब एक फिक्स जगह है। केमिकल बॉन्डिंग के बाद जब हम ब्लॉक पढ़ते हैं या किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर में जाते हैं तो एक एक डिटेल के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, वो जगह आएगा तो खुद ही घुसेंगे, ठीक है। फिर तुम लोग खुद ही बताने लगोगे जब उसकी थियरी तुम्हें कंप्लीट हो जाएगी। अभी 9th क्लास 10th क्लास तक सारी आधी अधूरी पढ़ के आए हो। मैंने बोला ना 10th क्लास में जस्ट पास भी हो जाओ ना, और तुम्हारे अगर 100 परसेंटाइल आ जाए, दोनों सेम ही पेज पे हो ना। जिनके परसेंटेज खराब हो जाए उनका मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से ही असली कहानी शुरू होती है +1 से। यहीं से ही तुम्हारा आगे पीछे अंडरस्टैंडिंग सब कुछ मैटर करेगा। 9-10 से आप क्या करके आए हो फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि ज्यादा खेल करके आओ तो और अच्छा होता है, क्योंकि दिमाग फ्रेश रहता है। पहली बार पढ़ना शुरू करते हो, कई सारे बच्चों को मैंने देखा 6th क्लास से ही पढ़े जा रहे हैं एकदम पागलों की तरह, 11 तक आते आते सेचुरेट हो गए। अब उनको कुछ पढ़ाओ तो उनको लगता है भाई अभी भी पढ़ना है, तो वैसा नहीं रहना। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन स्पोर्ट्स एंड स्टडीज टिल क्लास 10th। 11th में आओगे तो थोड़ा स्पेशलाइज डायरेक्शन में हमें जाना पड़ता है, तो इसलिए अब थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ऐसा बैलेंस करने की कोशिश नहीं करना है। अभी थोड़ा 1-2 महीने के लिए लिबर्टी ले सकते हो जब तक हम लोग डेप्थ में नहीं घुस रहे हैं। 1-2 महीने के बाद आपका मतलब ये 2 साल ना तपस्या है बेटा पूरा। जैसे ऋषि मुनि तपस्या नहीं करते थे पुराने जमाने में, एक जगह पहाड़ पे चले गए और 10-10 साल बैठ करके ऐसे कर रहे हैं, तो उनको सिद्धियां कुछ मिलती थी, राइट। वैसे ही आपको सिद्धियां तभी मिलेंगी जब आप +1 +2 एकदम अच्छे से इंटैक्ट होकर के पढ़ाई करोगे, और अपनी इंजॉयमेंट इसी पढ़ाई के अंदर ही ढूंढनी है, क्वेश्चंस के अंदर ही हैप्पीनेस ढूंढनी है, थियरी के अंदर ही हैप्पीनेस ये ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये खुद ही होने लग जाएगा, ऑटोमेटिक आने लगेगा। कब? जब आप टॉपिक डेली पढ़ते रहोगे, जब वो चीजें तुम्हारे ब्रेन के अंदर जाने लगेंगी, जब तुम क्लास में कोरिलेट करने लग जाओगे, तब खुद ही तुम्हें क्लास बोरिंग नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। और यही शुरुआत के 1-1.5 महीने तुम मत पढ़ाई करो, उसके बाद जिंदगी तबाह हो जाएगी, साइंस छोड़ने का मन कर जाएगा +2 तक आते आते। इसलिए मैंने बोला था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर एक स्टूडेंट को रखना है, अगर आपको 11th-12th साइंस में एक्सेल करना है, तो आपको रिवाइज डेली करना है। ये मैंने बोला था एक सबसे बड़ा मंत्र है जो आपको हमेशा फिक्स करके अपने दिमाग में रख लेना है, कि आपको बिल्कुल हीरो नहीं बनना है कि मुझे यार सर ने जो पढ़ाया मेरे को तो आता ही है। आ जाता है, मैंने आपको बताया भी था, वो हमारे ब्रेन का यूनिक एबिलिटी है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें आ रहा है ना। 10-15 दिन बाद जरा पेज 1 पलट करके देखना, तुम्हें कितनी चीजें ध्यान में है तुम्हें खुद मालूम चल जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट मत करो, अभी मेरी बात मान लो, बाद में करेंगे एक्सपेरिमेंट, बहुत टाइम है अभी। तो जितनी चीजें पढ़ाऊं उसको डेली जाकर के रिवाइज करना है, और इतना दिमाग में उसको इतनी बार रिवाइज करना है कि वो एकदम फ्लुएंट हो जाए। और आप अगर 6 टाइम्स 7 टाइम्स 8 टाइम्स कर लेते हो तो काफी हद तक चांसेस है कि उसका 99% चीजें आपके दिमाग में फिक्स हो जाएं, फिर स्टेबल हो जाएं, फिर वो साल तक नहीं भूलेगा आपको, ठीक है। तो चलो भाई, हमने बोरॉन फैमिली के सारे एलिमेंट्स को जान लिया। अब आते हैं कौन सी फैमिली पे बेटा? हाँ जी, आइए, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली मतलब कौन सा ग्रुप बेटा? कौन सा ग्रुप? ग्रुप 14। सबसे पहला मेंबर कौन है? कार्बन। दूसरा? तीसरा? तो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, फिर बताओ? टिन बोलते हैं इसको, बट इसका एक्चुअल नेम क्या होता है? स्टैनम। क्या बोलते हैं?
STANNUM, अगर मैं स्पेलिंग करेक्ट बोल रहा हूं तो, ठीक है। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड नेक्स्ट क्या होता है, लेड। बोलते इसको लेड है, इसको बोलते हैं टिन है, कॉमन इसका नाम टिन है, और ये क्या है, लेड। सही बोल रहा हूं ना, लेड। बट इसका जो एक्चुअल नेम है वो है क्या, और ये क्या है, प्लम्बम। कौन से नाम है ये, लैटिन नेम है ये, राइट। सो अब देखो यहां से मैच कर रहा होगा स्टेनम, प्लम्बम यहां से समझ में आ रहा होगा, पीबी। बट ऐसे देखो पीबी बोल रहे हैं, इधर बोल रहे हैं लेड, कोई हार्मोनी ही नहीं है इसमें। लिख रहे हैं पीबी, बोल रहे हैं लेड, ना स्पेलिंग, और इसमें कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। तो बेसिकली इसकी वजह से ऐसा है ये, ठीक है। हाँ एक मिनट, कार्बन, सिलिकॉन, SL है, याद करके आए हो ना। चलो भाई, और यहां तक हमारे ज्यादा काम का है, गॉट इट, सेट हो गया दिमाग में। चलो मेरे साथ बोलो, ये क्या है, ये इसको तो मैं भी नहीं बोलूंगा, ठीक है। हाँ जी, अब देखो बच्चों, ये फर्स्ट टू मेंबर्स, अगेन जैसा मैंने बोला, कार्बन प्रीडोमिनेंटली नॉन मेटल्स में रखा जाता है। सिलिकॉन के अंदर दोनों ही प्रॉपर्टी कंसिडर की जाती, मोर लाइक नॉन मेटल बट इट इज कंसिडर्ड इन मेटलॉइड, सेमी मेटल, सेमी कंडक्टर। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दोनों को ही सेमी मेटल्स में रखा जाता है, बट जैसा मैंने बोला इसकी कैटेगरी मोर लाइक नॉन मेटल्स है और इसकी कैटेगरी मोर लाइक मेटल्स है। हाँ रुक जाओ, घबराओ नहीं, अभी ये भी लिख लो, काम चल जाएगा। ये तो मैं अभी बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी लिखना नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो ये हमारा नॉन मेटल हो गया। सिलिकॉन इज मोर लाइक नॉन मेटल बट केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ मेटलॉइड और सेमी मेटल्स, या फिर सेमी कंडक्टर। कभी सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, जितने मोबाइल फोन है, इसने पूरा, मतलब आप देखो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनमें ये दोनों एलिमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। चिप्स जितने बनते हैं वो सब सिलिकॉन के ही बनते हैं। अरे मोबाइल चिप यार ना, अच्छे हाई क्वालिटी हाई प्योरिटी वाले सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का यूज करके बनाया जाता है। ओके, टिन एंड लेड ये मेटल्स है। तो आप देख रहे हो एक ही ग्रुप में इसमें मेटल भी मिल गया, नॉन मेटल भी मिल गया और मेटलॉइड भी मिल गया। जर्मेनियम इज मोर लाइक दिस, जिसके साथ है ना उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा रखता है। तो जैसे पिछले ब्लॉक में हमें देखने को मिला था वेरिएबल वैलेंसी, यहां पे भी वो चीज देखने को मिलती है ना। और यहां पे अगर ऑक्साइड के टर्म में बात करोगे तो दो ऑक्साइड मिलते हैं, एक तो जैसे आपने पहले ही देखा CO एंड CO2, इसका मतलब एक +2 है और एक +4 है। और नीचे तक आते आते लोअर वाला ही फॉर्म ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है। तो यानी लेड के केस में Pb2+ ज्यादा डोमिनेटिंग है, ये ज्यादा डोमिनेटिंग फॉर्म है, मतलब +4 वाला अनस्टेबल फॉर्म है। बन भी गया तो वो अनस्टेबल है, वो ट्राई करेगा रिएक्शन करके जल्दी से +2 में चला जाए। तो CO एंड CO2, सिलिकॉन का अगर आप देखोगे ऑक्साइड के टर्म में तो बेटा मेनली यही ऑक्साइड नेचर में मिलता है, SiO4। ध्यान से देखो ये लिख रहे हैं SiO4, इनका मतलब नेटवर्क बनता है। तो अगर मतलब उसका जनरल फॉर्मूला निकाला जाए तो SiO2, लेकिन वो काफी डिफरेंट है CO2 से। CO2 एक डाई एटॉमिक फॉर्म है, मतलब साइड एटम सिर्फ दो ही हैं और उनका बाकियों से कोई लेना देना नहीं है, जबकि SiO2 बिल्कुल ऐसा नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड होता है। अभी नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड का मतलब क्या है, बस थोड़ा देर मुझे दे दो, मैं तुम्हें दिखाता हूं नेटवर्क कोवेलेंट का मतलब क्या है। इट विल गो लाइक दैट। So it is a 3-dimensional arrangement, this SiO2, जबकि CO2 is normal linear arrangement। तो दिख रहा है
कि जैसे जैसे हम ब्लॉक में आगे बढ़ते जा रहे हैं उनकी केमिस्ट्री और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, सिंपल नहीं है। सबसे सिंपल केमिस्ट्री किसकी है? अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ। बहुत सिंपल है, सारे मेटल्स हैं, पहले मेंबर को छोड़ दो तो बाकियों की रिलेटिवली ठीक ठाक ही प्रॉपर्टी है। तो जैसे जैसे आप बोरॉन से कार्बन, कार्बन से और आगे बढ़ते जाओगे वो थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, और जैसे जैसे केमिस्ट्री में चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं वो सब उतना ही इंपॉर्टेंट जगह हो जाता है क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में बाकी सब चीजें समझो या ना समझो, इनके एलिमेंट्स याद हो जाना चाहिए, बस इतना ही पर्पज है। ये सब तो अभी हमारे पास 1 साल का टाइम है ये सब सेट करने के लिए, टेंशन मत लो, आज ही नहीं खत्म करना है इनको। ठीक है, गॉट इट बच्चों? सो कार्बन क्या है बच्चों? नॉन मेटल, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। यहां तक सबको ध्यान हो गया? अब इसके आगे मैं प्रॉपर्टी नहीं बताऊंगा, इसके आगे सिर्फ एलिमेंट। ठीक है, सिर्फ एलिमेंट। अगला कौन सा है कार्बन फैमिली के बाद? वेरी गुड, नाइट्रोजन फैमिली। हाँ जी बच्चों, नाइट्रोजन फैमिली में सबसे पहला मेंबर बताओ, नाइट्रोजन। दूसरा, फिर 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 हाँ करेक्ट, मॉस्कोवियम बोलते हैं ना, मॉस्कोवियम। सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। एंटीमनी, एंटीमनी कुछ लग रहा है ना अलग सा? एंटीमनी, इसका कोई लैटिन नेम बताएगा? स्ट्रीबियम होता है। क्या होता है? ये बिस्मथ है, MUTH, बिस्मथ। आर्सेनिक, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, मस्कोवियम। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मस्कोवियम। तो आज अभी मैं ये खत्म करते करते आपको फिर पूछूंगा पूरे ब्लॉक के मेंबर्स आपको याद रहने चाहिए, SNP। आज मैंने यहाँ तक खत्म कराया है, आज यहाँ तक आपको दिमाग में रजिस्टर हो जाना चाहिए। कोई भी ब्लॉक पूछूं आप मुझे बता पाओ आराम से। मस्कोवियम बेटा, मस्कोवियम। मॉस्को है ना रशिया का एक लोकेशन है, कैपिटल है। नाइट्रोजन फैमिली के बाद नेक्स्ट कौन सा है? हाँ जी, ऑक्सीजन फैमिली, सबसे ज्यादा जरूरी फैमिली हमारे लिए, क्योंकि शायद इनमें अगर एक एलिमेंट गायब हो जाए तो हम जिंदा भी न रह पाए। कौन सा है वो? हाँ पहले ही तो ऑक्सीजन, फिर कौन है बेटा? सल्फर, फिर सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम इज अ रेडियो एक्टिव। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है, देख रहे हो इंतजाम, देख रहे हो क्लास में कुछ बच्चों के अपना इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे एकदम लास्ट तक याद करना। दैट्स गुड साइन कि बाकी यहाँ तक तो सभी याद करते हैं, मेरे और बाकियों में क्या डिफरेंस था? करना है ये आपको, खुद से पुश करना है अपने आप को। हाँ, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ये मत पूछना मेरे से, ठीक है? ये मुझे भी नहीं याद है क्या है। हाँ, लिवर मोरियम, हाँ लिवर मोरियम ऐसा बोल रहा है, तुम लोग वेरीफाई कर लेना, ठीक है? हाँ जी, ऑक्सीजन फैमिली के बाद नेक्स्ट आते हैं, कौन सा बेटा? SE, सेलेनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। अगली क्लास में मैं आपको पीरियोडिक टेबल दे दूंगा, ठीक है? और कुछ निमोनिक्स के हेल्प से भी हम इसको याद करेंगे, जिनको अभी भी डिफिकल्टी हो रही है याद करने में, उनमें कुछ निमोनिक्स हैं इंटरेस्टिंग, उसको याद करके हम कोशिश करेंगे दिमाग में रहे। इनके सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, राइट? फिर बताओ बेटा, अगले वाले को बोलते हैं हेलोजेंस, इनको कैल्कोजेंस भी बोलते हैं। ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स को कैल्कोजेंस भी बोलते हैं।
कुछ लोग कैल्कोजेंस भी बोलते हैं इसको, कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस यहाँ स्पेलिंग लिख रखा है। कैल्कोजेंस। यार ना इंग्लिश बहुत फनी लैंग्वेज है, इजंट इट? बहुत पहले से ही बस इसका कोई ग्रामर स्पेसिफाइड नहीं है अगर ऐसे देखा जाए इन टर्म्स ऑफ जो लिख रहे हो और जो बोल रहे हो। जैसे हिंदी में तो प्योर है, इनफैक्ट जितने इंडियन लैंग्वेजेस है उनके ग्रामर बहुत ही ज्यादा डिफाइंड एंड ज्यादा अच्छे हैं। वो आप हिंदी ले लो, पंजाबी ले लो, संस्कृत ले लो, कोई भी लैंग्वेज ले लो, राइट? बट इंग्लिश में देखो CUT क्या है एंड PUT क्या है, ये क्या है? मजाक, मतलब नहीं लग रहा है? ये कट है और ये पुट है। अगर मैं इसको पट बोल दूं तो इसको कुट भी नहीं बोल सकता। अच्छा BUT क्या है? फिर देखो ना, तो ये जो नाटक है ना ये इंग्लिश में ही मिलता है, ठीक है? ये कई जगहों से चुराई हुई लैंग्वेज है, तो इस वजह से इसका कोई बहुत साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है। वन ऑफ द वर्स्ट लैंग्वेजेस ऑन द ग्लोब। अनफॉर्चुनेट है हम लोग कि हमारे ऊपर ऐसे लोगों ने रूल किया जिसकी वजह से हमें ये सीखना पड़ गया लैंग्वेज, क्योंकि अभी वो ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है। हाँ, पोलोनियम है बेटा। देखो सब एलिमेंट का अपना हिस्टोरिक बैकग्राउंड है। मैं तुम्हें एक टाइम पे ना, जिनको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है एलिमेंट्स में, मैं एक आपको ऐप बता दूंगा, उसके अंदर जिस भी एलिमेंट के बारे में आपको हिस्ट्री जाननी हो, सिंपली उसमें क्लिक करोगे तो उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, कब डिस्कवर हुआ, कहाँ से पता चला। लेकिन उसके अंदर ना काफी सारी केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी, तो इस वजह से आप समझ तो बहुत ज्यादा नहीं पाओगे, बट हाँ थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आपको मालूम चल जाएंगी। जैसे हीलियम, हीलियोज, समझते हो आप? हीलियम बेसिकली सन से आने वाले रेडिएशन से डिटेक्ट हुआ, और सन को हीलियोस बोलते हैं। मतलब शायद ग्रीक ना, ग्रीक या रोमन, मतलब देखो बच्चों मेरा थोड़ा सा हिस्ट्री कमजोर है, थोड़ा क्या बहुत ही ज्यादा कमजोर है। मैं तो चाह रहा था कि +1 आए जल्दी से और मेरा ये खत्म हो हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी। ज्योग्राफी तो फिर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, मैं मन कर जितना जल्दी हो सके इनसे दूर होना है। तो अब बेसिकली देखो मेरे पास चॉइस ही नहीं था, मैं चाह रहा था ये सोशल स्टडीज खत्म हो, तो मजबूरन मेरे पास साइंस ही बचा लेने के लिए नहीं, कॉमर्स भी एक जगह था, बट ठीक है वो। हाँ जी, तो हो गया ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, सिल्यूरियम एंड पोलोनियम। सो ऐसे ही बेटा हेलोजेंस में क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन एंड TS है पक्का? और लास्ट आ जाते हैं हम लोग, मेरे ख्याल से काफी फेमिलियर है वो ग्रुप, सबको ही मालूम होगा, FCl-BrI। देखो इसको निमोनिक्स में बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग याद करते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, राइट? अब मतलब देखो अगर ये सब कुछ ऐसे तरीके हैं जो एक बारी मैंने बोल दिया दिमाग में बैठ जाता है, तो आप इनके सीक्वेंस नहीं भूलोगे। फिर कल बाहर आई आंटी, F स्टैंड्स फॉर फ्लोरीन, कल का मतलब हुआ क्लोरीन, बाहर का मतलब ब्रोमीन, आई आई अपने आप में ही है, ठीक है? आंटी मतलब 80, ये सेट हो जाएगा। क्या बेटा? वाई नहीं है ये तो नंबर ऐसे लिख रहा था, खत्म है, यहीं पे खत्म है। 7th पीरियड है ना, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th, 5th, 6th एंड 7th। 80 एस्टेटाइन बोलते। TS कहाँ गया? अच्छा नीचे, वो मुझे भी नहीं मालूम, बोलो। TE, एक मिनट, TE, हाँ हाँ, TENN, चल चलेगा कोई बात नहीं, फिर भी तुम लोग वेरीफाई कर लेना, ठीक है? TESS, TENNESS। तो बच्चों इसको प्रोनाउंस कर लो अपने से, ठीक है? अभी ऑल राइट एवरीवन। हाँ टेनिसन नहीं लग रहा है, पता नहीं अब जैसे भी प्रोनाउंस करना हो, ठीक? कई बारी ओरिजिन कहाँ से लिया गया ये वर्ड ना, उनके स्लैंग पे भी बहुत डिपेंड करता है, राइट? बिल्कुल ये डिपेंड करता है ना।
अब जैसे मान लो कोई इंग्लिश का वर्ड जो हिंदी से चुराया गया हो, तो उसका स्लैंग भी हिंदी जोन में जैसे हम लोग उसको बोलते हैं वैसे ही वो यूज करेंगे, उसमें थोड़ी ना साइंटिफिक चीजें कुछ लगाने वाले। चोरी किया है सब, उन सब ने सब जगह से एक एक चीजें जो मिली उनको रूल करते समय चुराया ही है, लुटेरे लोग हैं वो। किन के बारे में बात कर रहा हूँ? अरे बिल्कुल, यार देखो सब चोरी किया उन सब ने, हमारी टेक्नोलॉजी तक चुराई है उन्होंने। मैं क्या बताऊं तुम लोगों को। खैर छोड़ो, अभी लड़ तो सकते नहीं है उनसे, अभी धीरे धीरे ग्रो होने दो, फिर एक एक चीजें वापस ले। हाँ अरे फिर भी वो गिरने के बाद भी बहुत ऊपर है सब। यहाँ पर कैपिटा इनकम यहाँ देखते हो कितना ज्यादा डिस्पैरिटी है इंडिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ यू नो हाउ टू से द अर्निंग। मतलब तुमको कितना बड़ा गैप मिलेगा। एक कई बार तो आप दिन के खाने के लिए हार्डली अर्न कर पाते हो, ऐसे भी पॉपुलेशन है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया में ना। और कई लोग तो ऐसे हैं कि भाई उनको पूछो ही मत, इतनी इनकम है कि, तो इतना जो बड़ा गैप है ना वो इंडिया में बहुत ज्यादा है। हालांकि इनसे भी वर्स्ट कंट्रीज हैं, पाकिस्तान और भी खराब है, बट हम क्यों दूसरे की बात करें भाई, हमें अपना देखना है, राइट। नहीं, दिस इज अ पावर, यू अंडरस्टैंड दिस। पॉपुलेशन कैन बी यूज्ड इन टू वेज, राइट। उसको जब पढ़ाया जाता है कि नहीं पॉपुलेशन इंडिया की प्रॉब्लम है, फॉरेन साइड में जाओ तो बोलते हैं पॉपुलेशन इंडिया की स्ट्रेंथ है। वो चाहें तो अगर कंट्रीब्यूट करें ना तो जीडीपी इतनी ज्यादा बढ़ सकती है इंडिया की, लेकिन बस वही है, स्किल्ड नहीं है ज्यादातर लोग, थोड़े से कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, भाग जाना चाहते हैं, सिंपल वर्क करना चाहते हैं। भीड़ पड़ी है लोगों की, जिसमें कम एफर्ट लगता है उधर भीड़ ही भीड़ है। देखो सबसे ज्यादा भीड़ किधर मिलेगी तुम्हें? रेडी लगाने वालों की। क्यों? कुछ एफर्ट नहीं करना है भाई, थोड़ी बहुत कैपिटल हो लगाओ, शुरू कर दो जो आता है। एफर्ट किस में मारना है? पढ़ाई करने में। उससे देखो कितने कम हो जाते हैं। और ज्यादा एफर्ट कहाँ लगाना है? साइंस में, डिफिकल्ट है। देखो कैसे कम होते जाते हैं लोग। तो जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, आप अचीव कैसे करोगे दुनिया के अंदर यार? कंफर्ट जोन से ही बाहर आकर के लोग अचीव करते हैं। सो विद दिस गाइज, लास्ट कौन सा बच गया हमारा? हाँ जी, नोबल गैसेस। पुराने जमाने में इनको इनर्ट गैसेस बोलते थे। क्या है वो? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, और नीचे क्या है? ओजी है, ओगैसन बोलते हैं इसको, OGAN, ओगैनसन। सो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ओगैनसन, राइट। हो गया। इसको हम लोग कैसे याद करते थे अपने जब मतलब हम लोगों ने स्टार्ट किया था पढ़ना, उस टाइम में ऐसे याद करते थे। जैसे नानी लोगों के लिए एडवाइस है ये, हे नानी ना, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। ठीक है, ऐसे करके निभानी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे। अगली क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, डी ब्लॉक को याद करेंगे। ठीक है।